इविल सोरा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो कहता है कि किसी और के वेपन को चुराना क्या बस तुम इसी लायक हो, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। और फिर वो अपने हाथ के इशारे से जो सोरा वहाँ पर तलवार पकड़े हुए था उसे गायब कर देता है। सोरा अब इस चीज को नोटिस करता है और कहता है कि ये अब इसकी पावर है। देखकर ऐसा लगता है कि ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में अभी तक मुझे पता नहीं है, और ये फाइट यहाँ पर इन लोगों को भी घसीट रही है जिनकी यहाँ पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसलिए सबसे पहले मुझे सोल्जर को एक जगह पर ले जाना होगा जो कि काफी सेफ हो। वो शुकी से कहता है कि हे तुम्हें हाइट से कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो कहता है कि ठीक है। और तभी अचानक वो हैरान हो जाता है क्योंकि सोरा ने उसकी कार को अपने कंधे के ऊपर उठा लिया था, और वो कहता है कि अब हम लोग यहाँ से उड़कर जाने वाले हैं। अच्छा है कि बाहुबली ने ये नहीं देखा, वरना तो वो शर्मा जाता। पर इविल सोरा ये देखकर अपनी चमकती हुई आंखों के साथ उससे कहता है कि तुम बेवकूफ कहीं के, अब इसकी पावर्स को इतने ज्यादा हल्के में लेना बंद करो। और वो अपने ऊपर एक काफी ज्यादा बड़े से ब्लैक ऑर्ब को बना लेता है जिसके अंदर डार्कनेस भरी हुई थी। और वो आगे कहता है कि जो ताकतवर होते हैं वो कमजोरों की रक्षा करने के लिए पैदा नहीं होते, बल्कि वो इसलिए एग्जिस्ट करते हैं जिससे वो और भी ज्यादा ताकतवर बन सके। और ये कहकर वो उस बड़े से ऑर्ब को सोरा की तरफ फेंक देता है और आगे कहता है कि इस कमजोर इंसान के साथ यहीं पर मारे जाओ। सोरा ये देखकर कहता है कि ये काफी ज्यादा फास्ट है, अगर मैं यहाँ से भागता भी हूँ तो ये जल्दी ही मुझे यहाँ पर पकड़ लेगा, इसलिए अगर ऐसा है तो उस कार को नीचे रखकर उसकी तरफ जंप करता है और कहता है कि मुझे इसे यहाँ पर खत्म करना होगा। वो अपने पंच के अंदर अपनी एनर्जी को गैदर करता है और एक स्लैश के अंदर उसकी बॉडी को तबाह कर देता है। वो कहता है कि ये काम करा नहीं, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ है। और जब वहाँ पर एक छोटी सी बॉडी और दिखती है, वो कहता है कि ये उसकी रियल बॉडी है। पर वहीं उसे नीचे से चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुनकर वो थोड़ा घबराते हुए पीछे की तरफ देखता है, तो ये देखकर हैरान हो गया था क्योंकि कई सारी डार्क वाइन्स उस पूरी कार को पूरी तरह से घेर कर रखे हुए थी। ये देखकर वो घबरा कर चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से उस कार से बाहर निकलो। और सोकी भी घबराते हुए कहता है कि मेरे बिल्कुल भी करीब मत आना। उसे आवाज आती है, तुम्हारे कमजोर हाथ पैरों के साथ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सोरा ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में था और इविल सोरा आगे कहता है कि मैं तुम्हें वापस घर लेकर जाता हूँ। और वो उन सभी टेंटिकल्स को स्पाइन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से सोकी यहाँ पर उनके अंदर धंसकर यहाँ पर मारा गया था। ये देखकर सोरा को गुस्सा आता है और वो उनको तोड़ते हुए कहता है कि डैम इट। और वो इविल सोरा ये देखकर हंसते हुए कहता है तो बताओ क्या अब तुम्हें गुस्सा आ रहा है, पर तुम्हें कुछ जरूरत से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पर सोरा काफी ज्यादा गुस्से में उन स्पाइन्स को तोड़ रहा था और इविल सोरा अपने टेंटिकल्स के साथ उसे पकड़े हुए कहता है कि देखो ये अभी तक पूरे से मरा नहीं है, देखो जरा ये किस तरीके से तुम्हें देख कर स्माइल कर रहा है। वो पूरे से मर चुका था और वो नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल करते हुए उसे यहाँ पर कंट्रोल कर रहा था। और उसकी ये हंसी सच में काफी ज्यादा डरावनी थी। जिसके बाद इविल सोरा उससे कहता है तुम्हारी आंखों के सामने जितने लोगों से तुम प्यार करते हो और जिनकी चिंता करते हो वो सभी के सभी मारे जाएंगे। क्या खूबसूरत सी किस्मत है तुम्हारी, सीड ऑफ अबिस। उसकी बातें सुनकर सोरा को और भी ज्यादा गुस्सा आना चालू हो गया था और सोरा आगे कहता है तो क्या तुम भी दूसरों की डिग्निटी के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ने वाले लोगों में से हो। पर इविल सोरा अपने हाथों को जोड़कर उसके अंदर कई सारी स्पाइन्स जैसी बनाता है और उन ब्लेड्स को घुमाते हुए हंस रहा था और वो उन्हें शूट करते हुए कहता है कि यहाँ पर ऑब्वियस का कोई भी स्टेट नहीं है। और वो ऑब्सीडियन स्टॉर्म का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है। सोरा यहाँ पर बिल्कुल भी डिफेंड नहीं करता, अपने आप को इस चीज से घायल होने देता है और बस वो धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। यहाँ पर कई सारे स्पाइन्स उसकी छाती में भी धस गए थे पर वो बिल्कुल भी नहीं रुकता। वो गुस्से में कहता है अच्छा ऐसा है, और अचानक ही वहाँ पर काफी तेज लाइट चमकती है और वो गुस्से में अपनी एनर्जी से अपने मुक्के को बनाते हुए कहता है और तुम्हारे जैसे कमीने ही मुझे काफी ज्यादा बीमार बनाते हैं। और जैसे ही वो पंच दे मारता है तो एक ही पंच में जितने भी स्पाइन्स होते हैं उन सभी को तोड़ देता है। पूरे में धुआं धुआं हो गया था और वो मौके का फायदा उठाकर तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है और जो शुकी था जो कि यहाँ पर मर चुका था जल्दी से आकर उसकी जीप पर उसे पकड़ लेता है। पर शुकी अभी भी उस इविल सोरा के कंट्रोल में था, जिस वजह से वो एक इविल से स्माइल देता है, जिसके बाद वो सोरा के ऊपर पंचेस की बारिश करने की कोशिश करता है। ये देखकर सोरा अपने मन में उससे माफी मांगता है, जिसके बाद वो उसे उसकी कार के अंदर ही बंद कर देता है और उससे कहता है कि मुझे माफ करना कि तुम इस सब में घसीटे गए। इविल सोरा के पीछे खड़ा होकर हंस रहा था। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो तेजी से उसकी तरफ जंप करते हुए उसके ऊपर पंच करने की कोशिश करता है, पर जैसे उसको हिट होता है वो कहता है कि ये चीज पूरी तरह बेकार है। एक रूकी जो कि अब इसकी पावर तक को हैंडल नहीं कर सकता, उसे ये तो उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो मुझे यहाँ पर मार सकता है। और वो फिर से डार्कनेस से एक तलवार बनाकर उससे सोरा के ऊपर हमला करने वाला था, पर तभी वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे ही पहले सोरा एक मुक्का उसके चेहरे पर दे मारता है, जिसकी वजह से वो सरप्राइज हो गया था और बहुत दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से उसकी भी हड्डी पसली अलग अलग हो गई थी। जिसके बाद सोरा कहता है कि तुम मेरा बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकते। इविल सोरा बहुत ज्यादा शॉक था। वो खड़े होते हुए कहता है कि ये चीज पूरी से नामुमकिन है, सच में इस चीज की वजह से मुझे दर्द हो रहा है। जिसके बाद सोरा फिर से तेजी से उसके पास आ गया था और कहता है कि लोग सीखते हैं, तुम बेवकूफ कहीं के। और उसके स्पंज को देख इविल सोरा घबराते हुए कहता है कि ये चीज सच में काफी ज्यादा बुरी है, इसलिए वो जल्दी से जंप करते हुए उस मॉन्स्टर के कंधे पर आकर खड़ा हो जाता है। पर सोरा अभी भी नीचे की तरफ ही खड़ा हुआ था। ये देखकर इविल सोरा घबराते हुए कहता है कि डैम इट, बस मेरे मूव्स को देखकर तुमने यहाँ पर ये सीख लिया कि आखिर अब इसकी पावर्स को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। फिर वो कंफ्यूज होते हुए
आसपास देखते हुए कहता है कि आखिर आखिर वो कहाँ चला गया। जिसके बाद वो नोटिस करता है कि पीछे से सोरा जंप करते हुए उसके पीछे आ गया था। अब उसके ऊपर हमला होने वाला था। ये देखकर वो घबराते हुए जल्दी से फिर से उस मॉन्स्टर के कंधे पे से कूद कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम उससे काफी टफ हो जितना कि मैंने सोचा था। सोरा उसे नोटिस कर लेता है और कहता है कि भले ही तुम मुझसे यहाँ से भाग सकते हो, पर चलो देखते हैं कि ये यहाँ से चीज से निकल पाता है या फिर नहीं। और वो उस मॉन्स्टर के कंधे पे एक स्ट्राइक दे मारता है और ये स्ट्राइक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो उसके कंधे को बीच में से चीर कर उसे दो टुकड़ों में काट देती है और साथ ही नीचे की कई सारी बिल्डिंग्स भी इसकी वजह से तबाह हो गई थी। पर तभी अब इसकी पावर की वजह से वो फिर से एक दूसरे के साथ कंबाइन होना चालू हो गया था। सोरा कहता है कि ये टेक्निक फिर से, इसका मतलब ये है कि मुझे इसकी रियल बॉडी कोर के ऊपर हमला करना होगा। और जो डार्कनेस के बने हुए टेंटिकल्स थे वो दोनों को अपने हाथों से पकड़ता है और उसे उसके शरीर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह कुचल दूंगा। इस तरीके से उसे तबाह करता हुआ देखकर वो मॉन्स्टर भी हैरान होकर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद उन टेंटिकल्स को खत्म करने के बाद सोरा नीचे आ जाता है और जो टेंटिकल्स थे वो धीरे धीरे कर राख के अंदर बदलना चालू हो गए थे और कुछ ही देर में वो पूरी तरह गायब हो जाते हैं। जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर भी नीचे गिर कर वहाँ पर मारा जाता है। जिसके बाद सोरा पीछे की तरफ देखते हुए काफी गुस्से में उससे कहता है कि अब अगले तुम हो। और उसके साइड में इविल सोरा खड़ा हुआ था जो कि ये देखकर काफी ज्यादा घबराया हुआ था और वो अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहता है कि डैम इट, पर मैं इसे याद रखूंगा। और वो शैडो यूनिटी नाम के एक अटैक को इस्तेमाल करता है जिस वजह से आसपास जितने मॉन्स्टर्स बचे हुए थे उन सब से वो लाइफ फोर्स को इकट्ठा करना चालू कर चुका था। सभी मॉन्स्टर दर्द में किर्रा रहे थे क्योंकि उनके अंदर से अब इसकी जो एनर्जी थी उनको एब्जॉर्ब किया जा रहा था। आसपास के जितने मॉन्स्टर्स थे उन सभी के अंदर की लाइफ फोर्स यहाँ पर वो इविल सोरा खींचता जा रहा था, जिस वजह से जो ये हमला था वो पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। और जैसे ही उसके अंदर से एनर्जी निकलना चालू होती है तो इसकी वजह से सोरा के कपड़े भी फटना चालू हो गए थे। वो दोनों हाथों को फोल्ड कर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था और वो इस चीज को महसूस करता है कि जो ये अटैक है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। पर अचानक ही वो इस चीज को भी नोटिस करता है कि जो इविल सोरा था वो उसकी नजरों से गायब हो गया और वो आसपास देखकर कहता है कि उसने इस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल किया जिससे बस वो यहाँ से निकल सके और उसे यहाँ पर अपने कपड़ों के खराब हो जाने की वजह से भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर वो खुश था कि भले उसके कपड़े खराब हो गए हो पर जो उसकी मॉम डैड की पिक्चर थी वो भी पूरी तरह से ठीक थी। जिसके बाद वो जीप का गेट खोलता है तो देखता है कि शुकी की बस वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई है और वो कहता है कि जरूर इस इंसान की भी एक फैमिली होगी जो कि उसका वेट कर रही होगी। इसलिए वो उसके गले में से उसके पेंडेंट को बाहर निकालता है और जो उसकी बॉडी होती है उसे जमीन पर डालकर उसे बैरी कर देता है यानी गाड़ देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। साथ ही वो सोचता है कि ऐसा नहीं लगता कि ये चीज यहाँ पर उस शेडो यूजिंग गाय के साथ खत्म हो गई है। उसने कई सारे शेडोज को एब्जॉर्ब किया था तो वो कभी भी मेरे ऊपर हमला कर सकता है। और उसे इविल सोरा की वो बात याद आती है कि तुम अपनी नजरों के सामने जिनकी तुम केयर करते हो उन लोगों को मरता हुआ देखोगे। इस वजह से उसे काफी गुस्सा आ रहा था और उसकी आंखों से एनर्जी निकल रही थी। वो कहता है कि बस तुम वेट करो। जहाँ पर उसने आगे कहा था कि सच में कितनी ज्यादा प्यारी किस्मत है तुम्हारी सीड ऑफ अबिस। और इसलिए सोरा सोचता है कि मुझे एवेक्यूएशन शेल्टर मुझसे पहले जाने नहीं दे सकता। जिसके बाद वो जंप करता है और कहता है कि मुझे जितने ज्यादा जल्दी हो सके वहाँ पर पहुँचना होगा। और वो इतनी ज्यादा तेजी से उस तरफ जा रहा था कि वो साउंड बैरियर को भी यहाँ पर तोड़ देता है। जिसके बाद अब हमें आसमान में एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाते हैं और कई सारे सोल्जर्स के साथ मिए वहाँ पर आ गई थी। वो ड्रोन स्क्वाड से कहती है कि पूरी जगह पर अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करो, यहाँ पर एक छोटा सा चूहा भी मिस नहीं होना चाहिए और बाकी सभी यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रहने का कहती है। जिसके बाद अब वो पूरे में घूमते हुए इन्वेस्टिगेशन करना चालू करते हैं और एक सोल्जर ड्रोन के अंदर देखते हुए कहता है कि डायरेक्टर जितने मॉन्स्टर्स थे वो तो पहले ही। तो वो उसको टोकते हुए कहती है कि हाँ मुझे पता है और उसके चेहरे का भी रंग उड़ा हुआ था। वो कहती है कि वो सारे के सारे पहले ही खत्म हो चुके हैं और उसके सामने वहाँ पर मॉन्स्टर्स की टॉम यार्ड बनी हुई थी जहाँ पर पूरे में लाशें फैली थी। वो कहती है कि ड्रोन के डाटा को चेक करके जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उस सबको रिपोर्ट करो। तो वो कहता है कि ठीक है और वो नीचे की तरफ देखते हुए कहती है कि यहाँ पर क्लियर साइंस है कि यहाँ पर एक लड़ाई हुई है। और वो स्ट्रॉन्ग हंटर जिसके बारे में टेंजी ने वहाँ पर मेंशन किया था उसने केवल बॉम्बिंग को ही सर्वाइव नहीं किया बल्कि उसने अकेले ही जितने भी मॉन्स्टर्स की रश थी उस सबको भी खत्म कर दिया। पर इसके अलावा जितनी भी मॉन्स्टर की रश थी उस सभी को भी अकेले ही खत्म कर दिया। एक सोल्जर मिया को आवाज देता है और उसे कहता है डायरेक्टर इस ड्रोन का जो SSD कार्ड है वो अभी भी काफी ज्यादा अच्छी कंडीशन में है, मैं उसका जो डाटा है उसको वर्चुअल कर सकता हूँ। जिसके बाद वो उसे निकाल कर उसको चेक करता है और वो मिया को जैसे चेक कराता है तो वो ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहती है कि ये तो शुकी है जो कि बॉम्बिंग जोन के अंदर था और जो उसके साइड में खड़ा हुआ लड़का है जरूर ये वही स्ट्रॉन्ग हंटर होगा जिसके बारे में मुझे बताया गया था। और दूसरी तरफ हमें कुछ सोल्जर्स को दिखाते हैं जो कि उन लाशों के अंदर इंस्पेक्ट करने में लगे हुए थे। वहीं पर एक सोल्जर ये देखकर कहता है कि आखिर ये क्या है और वहाँ पर उसे 3 आइटम्स दिखते हैं, एक स्पेशल एनर्जी पोशन और एक ए रैंक ऑफ वेपन और इसके अलावा एक गोल्डन बॉक्स जिसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ऊपर से एक सोल्जर उससे कहता है कि हे तुमने आखिर वहाँ पर क्या ढूंढा है। तो वो सभी आइटम्स को उठाते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं। तो ऊपर से सोल्जर कहता है कि मुझसे झूठ बोलना बंद करो और वो नीचे आ जाता है। जिसके बाद वो उससे कहता है ऐसा लगता है कि ये इस रश वॉश के ड्रॉप्स है, लगता है कि ये सभी रेयर आइटम्स है पर तुम्हें पता है ना कि खुद के लिए सभी आइटम्स को रख
रखना एक क्राइम है, तो तुम जानते हो कि आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो ये सुनकर वो सोल्जर घबरा गया था और वो कहता तो बताओ आखिर हम लोग इसको एक दूसरे के साथ डिवाइड कैसे करें। तो वो उससे कहता है कि हे रिलैक्स करो, मुझे तो बस वो चीज चाहिए, यानी वो गोल्डन बॉक्स। ये सुनने के बाद वो सोल्जर उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये गोल्डन बॉक्स है ऐसा लगता है कि इसके अंदर लेजेंडरी आइटम से भी कुछ अलग है। पर तभी वो उसके कंधे पकड़कर कहता है कि सुनो, तुम्हें ज्यादा गलत आइडिया लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास कोई और चॉइस भी नहीं है बच्चे। जिसके बाद वो सोल्जर को वहां से भगा देता है और अपने पास उस गोल्डन बॉक्स को रख लेता है। जिसके बाद वो खतरनाक सी स्माइल के साथ उससे कहता है कि आखिरकार मैंने यहाँ पर गोलम की रैलिक को ऑब्टेन कर लिया है। जिसके बाद हमें एविक्यूएशन शेल्टर 6 के अंदर के सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सोरा जंप करते हुए बिल्डिंग के ऊपर आ गया था और कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर पहुंच गया। और वो आसपास चेक करते हुए कहता है, देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी तक कोई भी हमला नहीं हुआ है। और कुछ लोग पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, क्योंकि वहाँ पर सोरा बिना शर्ट के घूम रहा था, जहाँ पर उसकी बॉडी तो काफी ज्यादा शानदार थी पर उसके ऊपर कई सारे स्क्रैच भी लगे हुए थे। इसी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा घबरा कर उसकी तरफ देख रहे थे। और सोरा आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर उसकी प्रेजेंस आसपास कहीं पर भी महसूस नहीं कर पा रहा। असल में मैं यहाँ पर किसी भी स्ट्रॉन्ग इंसान की प्रेजेंस महसूस नहीं कर पा रहा। और यही सोचते हुए वो आगे बढ़े जा रहा था और आगे कहता है, और अगर यहाँ पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि इतना ताकतवर हो जो कि यहाँ की रक्षा कर सके, तो ये जगह भी जल्दी ही या फिर बाद में जरूर बर्बाद हो जाएगी। और यही सोचते हुए वो एक आदमी के जस्ट सामने आकर खड़ा हो गया था। सोरा उसको देखकर कहता है, क्या ये एक अंधा इंसान है? वो आदमी जिसने एक टोपी पहनी हुई थी और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि गोजो ने यहाँ पर टोपी पहनी हो। वो कहता है कि सच में ये काउसा डेंस ब्लड है, क्या तुम बाहर से आए हो? मैंने सही कहा ना? सोरा कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो वो हंसते हुए कहता है कि अच्छा, सच में अगर ऐसा है तो ये तो काउसा रिलीफ की बात है। अगर ऐसा है तो थोड़ा सा आराम करो, मेरा मतलब ये है कि लो मुझसे थोड़े से पैसे लो, क्योंकि मैं बस ये चाहता हूँ कि मुझे बाहर की कुछ इन्फॉर्मेशन खरीदने को मिल जाए। तुम तो सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, सच में ये मेरे काफी ज्यादा काम आएगी। और वो बत्ती बनाकर उसको उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, अगर तुम बाहर कुछ अच्छी सी इन्फॉर्मेशन रखे हो तो जरूर चाहिए मुझे। सोरा उसको देखकर कहता है, लगता है कि ये करेंसी है जो कि यहाँ पर वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और वो कहता है कि हाँ, कुछ काम की चीजें तो मैं काफी अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये सुनकर वो टोपी वाला कहता है, ये सुनकर तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और सो उसे कहता है कि पर इसके अलावा कुछ ऐसा है जो कि मैं तुमसे भी पूछना चाहता हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा सा सीरियस हो गया था। एक मॉन्क मुझसे कह रहा था, योर एक्सलेंसी, इसका मतलब क्या तुम एक फेक हो? ये सुनकर वो आदमी कंफ्यूज था। जिसके बाद वो हंसते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम मेरे आर पार देख पाते हो। असल में जो ये आउटफिट है वो तो बस एक मेरी हॉबी है और कुछ नहीं। सो पूछता है, तो इसका मतलब क्या तुमने बस तुम्हारी आंखें छुपाई हुई हैं, तुम अंधे नहीं हो? तो ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ, ये भी। और वो सोचता है कि सच में ये काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत देने वाला इंसान है। असल में हाल ही में ही मुझे काफी ज्यादा खतरनाक सी आई डिसीज हुई है। पर सो इस चीज को महसूस करते हुए कहता है कि नहीं, भले इसकी आंखें यहाँ पर बंद ही जरूर है, पर मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग लाइट है। इसके पास भी इसके रीजन होंगे जिसकी वजह से इसने अपनी पावर्स को यहाँ पर छुपा कर रखा है। ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर और भी कई सारे भेड़िए हैं जो कि भेड़ की खाल के अंदर यहाँ पर छुपे हुए हैं। सो उससे कहता है, तो बताओ आखिर तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? तो वो आदमी कहता है, तो अच्छा, आखिरकार क्या मेरी पूछने की बारी आ गई है? तो वो आदमी कहता है कि हाँ, अब आए ना तुम पॉइंट पे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर असल में बाहर हो क्या रहा है। जैसा कि तुम भी देख रहे हो कि ऊपर दीवार के ऊपर जितने भी सोल्जर्स है वो सभी इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि जरूर वो किसी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि जितने भी लोकल लोग हैं उन लोगों ने अभी तक इस चीज को नोटिस नहीं किया है। पर मैंने सुना था कि बाहर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था, इसलिए क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर असल में बाहर हो क्या रहा है? सोरा इसके बारे में थोड़ी देर तक सोचता है, जिसके बाद वो हंसते हुए कहता है कि अगर मैं सच बताऊं तो मुझे भी इसके बारे में पूछते से नहीं पता। मैं भी बाहर से काफी ज्यादा अंदर आ चुका था जब मैंने साउथ वेस्ट से एक काफी ज्यादा बड़े धमाके की आवाज सुनी थी। मैं वहाँ पर इतनी ज्यादा बुरी तरीके से डर गया था कि मैंने अपने लिटर को गिरा दिया, जिसके बाद मैंने अपनी शर्ट का इस्तेमाल किया जिससे मैं उसके बाद मैप बना सकूं। ये सुनने के बाद वो पट्टी वाला आदमी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, इसका मतलब ये भी कि अपनी पावर्स को छुपा रहा है। वो सोरा से कहता है कि साउथ वेस्ट, जैसा कि तुमने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये भी मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी मदद है। और वो ये कहकर वो पैसे सोरा को दे देता है। सोरा कहता है कि तुम्हें ये बोलने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो अपने रास्तों को क्रॉस करते हैं और सोरा कहता है कि ये इतनी ज्यादा बेकार सी जगह पर अकेले खुद ही जा रहा है। और वो उसको देख के बस यही सोच रहा था कि आखिर और कितने फाइटर्स हैं जो कि यहाँ पर इसी तरीके से छुप कर बैठे हुए हैं, इसलिए मैं भी यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी सीन नहीं बना सकता। और इसके अलावा ये यहाँ पर बड़े आराम से मेरे जैसे किसी सस्पिशियस इंसान को आराम से यहाँ पर घूमने दे सकते हैं। इसका मतलब जो इंसानियत है उन्होंने अपना गार्ड डाउन कर लिया है, क्योंकि वो बार बार एक ही जैसे मॉन्स्टर का सामना करते रहते हैं। जिसके बाद अब वो कपड़ों की दुकान पर जाता है जहाँ से वो अपने लिए कुछ अच्छे फैंसी से कपड़े ले लेता है और कहता है कि मैंने ये कपड़े उन पैसों से लिए हैं जो कि मॉन्क ने मुझे दिए थे। जिसके बाद अब वो सिटी के अंदर घूमते हुए कहता है कि अब समय आ गया है कि आखिरकार मैं अपने पेरेंट्स को ढूंढना चालू करूं। जिसके बाद वो आसपास घूमते हुए सोचता है, लगता है कि मुझे इस चीज को ओल्ड फैशन वे के अंदर ही करना होगा। जिसके बाद वो एक लड़की के पास जाकर उसके कंधे के ऊपर टैप करके उसे बुलाता है और उससे कहता है कि तुम इन कपल्स को जानते हो जो कि इस फोटो के अंदर है। तो ये देख वो लड़की बहुत बुरी तरीके से घबरा जाती है और जल्दी से वहां से भागते हुए कहती है कि
मुझे इन लोगों के बारे में नहीं पता। ये देख कर सोरा थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो कहती है ये इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि मैंने इसे यहाँ पर कोई भूत दिखा दिया हो। ऐसा लगता है कि सभी लोग को जरूरत से ज्यादा ही जल्दी में है। जिसके बाद उसका ध्यान पीछे से आ रहे एक लड़के के ऊपर जाता है और सोचता है लगता है कि मुझे इससे बात करनी चाहिए। पर तभी वो लड़का खुद ही जाकर सोरा के सामने खड़ा हो जाता है। तो सोरा अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि क्या। उसकी टेरिफाइंग एनर्जी को महसूस कर वो लड़का घबराने लगा था और वो थोड़े से गुस्से में उससे कहता है तुम्हें देख के ऐसा लगता नहीं है कि तुम आसपास की कहीं के हो। तुम फोटो दिखाकर लोगों के ऊपर हिट करने की कोशिश कर रहे हो। आखिर तुम अभी कौन से एरा के अंदर जी रहे हो। सोरा उस आदमी को भी फोटो दिखाते हुए उससे पूछता है कि तुम इन दोनों को जानते हो। तो वो उससे कहता है कि देखो अब तुम यहाँ पर सभी लोगों को परेशान करने में लगे हुए हो। पर जैसे ही वो फोटो देखता है तो वो घबराते हुए उससे कहता है क्या तुम्हें ये पता है कि आखिर ये फोटो कौन की है। सोरा कहता है इसका मतलब क्या तुम्हें ये पता है कि आखिर वो लोग कौन है। तो वो आदमी पूछता है कि आखिर तुम्हें उनसे क्या काम है। सोरा उससे कहता है कि मैं उनका लड़का हूँ। ये सुनने के बाद वो सोरा और फोटो वाले सोरा को कंपेयर करते हुए कहता है क्या तुम उनके लड़के हो। क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हो। और ये सब सोचकर वो काफी गुस्से में अपनी शर्ट ऊपर करता है। पर तभी पीछे से एक ट्रक उन लोगों की तरफ ही बढ़ रहा था जो कि सोरा को नोटिस नहीं कर पाता और अचानक इसके पीछे आ गया था। ये देखकर वो लड़का भी घबरा जाता है। जिसके बाद एक काफी ज्यादा तेज धमाके की आवाज आती है क्योंकि वो ट्रक आकर पीछे से सोरा से टकरा गया था। ये देखकर वो लड़का काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो ट्रक ड्राइवर भी यहाँ पर सही सलामत था पर वो भी ये देख कर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। सोरा अपने आप को झड़ाते हुए कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें सुन नहीं पाया। क्या तुम फिर से इस चीज को रिपीट करोगे। और वो घबराते हुए कहता है तो अच्छा यानी वो तुम हो। तुमने काफी लंबे समय से उनको नहीं देखा ना। इसके बाद वो बताता है कि बस तुम्हें सीधे जाना है और रोड के साइड में ही तुम उनका घर दिख जाएगा। ये सुनने के बाद सोरा उसका शुक्रिया करता है और वहाँ से जाने लगा था। वो लड़का घबराते हुए कहता है कि ठीक है अपना ख्याल रखना। पर जैसे ही सोरा वहाँ से जाता है तो वो जल्दी से वहाँ से भागते हुए कहता है कि सच में ये चीज काफी ज्यादा बुरी है। मुझे सभी लोगों को इकट्ठा करना होगा। और दूसरी तरफ सोरा आगे बढ़ते हुए बस यही सोच रहा था कि आखिर एक गुंडे को कैसे पता कि आखिर मेरी फैमिली कहाँ रहती है। अगर इसके बारे में सोचा जाए तो जो मेरे फादर है वो सच में काफी ज्यादा अच्छे इंसान है। वो जरूर उनसे मिला होगा और जो मॉम है वो भी बिल्कुल वैसे ही है। पर उनके जैसे जो अच्छे इंसान होते हैं पूरी दुनिया बस उन लोगों का फायदा उठाने की कोशिश करती है। पर अब ठीक है मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और वो आगे बढ़ते हुए और कहता है कि शायद ये वही जगह है। और उसे वहाँ पे काफी ज्यादा लंबा चौड़ा सा घर दिखता है जिसको देखकर वो कहता है कि यहाँ पर वो 2 लोग रहते होंगे। पर इतने ज्यादा बड़ी जगह के साथ यहाँ पर जरूर इस घर के अंदर काफी ज्यादा खाली जगह होगी। जिसके बाद सोरा गेट पर नॉक करता है तो पीछे से उसे अपने डैड की आवाज आती है कि आज का काम पूरा हो गया। ये सुनकर वो कहता है कि ये तो डैड की आवाज है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हुए कहता है कि तुम्हारा घर के अंदर स्वागत है। तो ये देखने के बाद क्योंकि उसके फादर बिल्कुल किसी बटलर की तरह लग रहे थे ये देखकर सोरा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। और सोरा के फादर उसको देखकर काफी गुस्से में उससे कहते हैं कि हे आखिर तुम कौन हो। सोरा कहता है कि ये मैं हूँ। वो कंफ्यूज थे और कहते क्या। वो कहता है कि ये मैं हूँ सोरा। पर ये सुनने के बाद सोरा के फादर के चेहरे का रंग पूते से उड़ गया था और वो कहते हैं कि क्या। जिसके बाद हमें उन दोनों को एक रूम के अंदर बैठा हुआ दिखाते हैं जहाँ पर उन दोनों के बीच में काफी देर तक चुप्पी रहती है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है जो कि उससे कहती है कि वेट कराने के लिए मुझे माफ कर देना पर क्या अभी तक तुम दोनों ने यहाँ पर एक दूसरे से कोई भी बात नहीं करी है। तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मुझे इस चीज के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि ये वही इंसान है जिसके बारे में ये कह रहा है। पर ये तो बिल्कुल दूसरा इंसान लग रहा है जिस सोरा को हम लोग जानते थे। पर ऐसे समय पर ही हमें उन लोगों की जरूरत पड़ती है। ये सुनकर उसकी माँ भी कंफ्यूज थी और सोरा उनको देखकर कहता है कि रुक जाओ उन लोगों की। जिसके बाद वो उससे कहते हैं कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर अपने फादर एंड सन वाले जो सीक्रेट्स है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना चालू करें। साथ ही वो सोचते हैं कि मैं अपनी पत्नी के सामने इस तरीके से एक्सपोज तो नहीं होना चाहता पर अगर ये यहाँ पर इन बातों का आंसर नहीं दे पाया तो ये यहाँ से सही सलामत निकल कर नहीं जा पाएगा। अगर इसने यहाँ पर जरा सा भी कुछ ऐसा बोला जो कि सस्पिशियस हो तो वो उसे डील करेगा। और वो पीछे की तरफ देख रहे थे क्योंकि जो रूफ थी वहाँ पर एक हेंचमैन छुपा हुआ था। सोरा ने भी उसे नोटिस कर लिया था कि वहाँ पर एक हेंचमैन छुपा हुआ है और वो कहता है कि पर इस तरीके की सिक्योरिटी के अंदर भी मैं यहाँ पर रिलैक्स बैठ सकता हूँ। तो वो कहते हैं तो चलो इस चीज को शुरू करते हैं। तो सोरा मुस्कुराते हुए कहता है कि मिस्टर हेंचमैन अपना ख्याल रखना क्योंकि यहाँ पर तुम कुछ ऐसी बातें सुनने वाले हो जो कि तुम्हें नहीं सुननी चाहिए थी। और सोरा बताना चालू करता है कि आप हर वीकेंड कुकिंग क्लासेस लिया करते थे होम मेकर से जिससे आप ग्रुप के अंदर सपोर्ट कर सके। ये सुनने के बाद सोरा के फादर शॉक होते हुए कहते हैं कि आखिर इसे इसके बारे में कैसे पता। हेंचमैन कंफ्यूज था क्या एक होम मेकर सपोर्ट ग्रुप उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो किस तरीके का ग्रुप होगा। और सोरा आगे बताता है कि इस सब के अलावा आप हर हफ्ते भागकर बैले क्लासेस के लिए जाया करते थे। ये सुनने के बाद हेंचमैन और ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कहता है क्या बैले। और वो चीज को जो इमेजिन करता है वो देखने में सच में काफी ज्यादा फनी लग रहा था। अब सोरा के फादर हेंचमैन की तरफ देख रहे थे कि शायद उसे ये चीज यहाँ पर नहीं सुननी चाहिए। इसी वजह से वो भी घबरा रहा था। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगा था और जिस तरीके से वहाँ पर शोर हो रहा था ये देख कर तीनों के तीनों यहाँ पर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे थे। सोरा के फादर कहते हैं कि ये तो तुमने सच कहा पर ये सब पता लगाने के लिए तुम्हें मेरा लड़का होना जरूरी नहीं है। ये सुनने के बाद सोरा कहता है अगर ऐसा है तो क्यों ना हम लोग हमारी फैमिली के बारे में बात करना चालू करें। तो उसके फादर कहते हैं कि सच में इसके बारे में तुम्हें पता है। तो वो हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल पर मुझसे ये मत कहना कि बाद में मैंने आपको वार्न नहीं किया। पर वो पसीना
पसीना होते हुए कहता है अगर ऐसा है तो आगे बढ़ो। तो सोरा साइड में पॉइंट करते हुए कहता है कि जो ये जापानीज सोर्ड है असल में वो एक रेप्लिका है। हंचमैन ये सुनकर कंफ्यूज था कि एक रेप्लिका। सोरा के फादर हंसते हुए कहते हैं किस तरीके से रेकलेस होना बंद करो, क्या तुम्हारे पास किस तरीके का प्रूफ है? तो वो कहता है कि प्रूफ? तो वो उसके पास जाकर कहता है कि असल में जो उसका जो हैंडल है उसके ऊपर मेरे भाई के दांत के निशान बने हुए हैं। ये सुनने के बाद उसके फादर भी शॉक हो गए थे। ये सुनकर वो हंचमैन शॉक हो गया था और वो कहता है क्या इसका मतलब वो कहानी झूठ है? जहाँ पर फैमिली हेड ने कहा था कि उनके हाथ बांध दिए गए थे जिस वजह से उन्हें अपने दांतों से ही तलवार पकड़कर 38 लोगों को मार डाला था। जिसके बाद सोरा तलवार को बाहर निकालने लगता है। तो ये देखकर हंचमैन कहता है कि ये बस यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि इसका गोल यहाँ पर फैमिली हेड को गार्ड ऑफ पकड़ना है। पर सोरा जो उसका पॉइंट होता है उसकी तरफ अपना हाथ रखता है और कहता है कि ये अंदर हो जाती है और वो उसे अपने हाथ से छोटा करते हुए कहता है कि मैंने कहा था ना कि ये छोटी हो जाती है, ये एक रेप्लिका है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि तुम बेवकूफ कहीं के। सोरा ये सुनकर कंफ्यूज हो गया था पर अचानक जो उसके फादर थे वो आकर उसके गले लग जाते हैं और कहते हैं कि हम लोगों को सच में ऐसा लगा था जैसे कि तुम मर चुके हो। इसका मतलब ये सच है कि तुम सो रहा हो, तुम सच में घर आ गए। और उसकी आंखों में आंसू थे। सच में ये उनकी फैमिली के लिए एक काफी ज्यादा इमोशनल सा मूवमेंट बन गया था। और अगर तुम्हें ये पता होता कि आखिर हम लोग किस तरीके से गुजरे हैं। सोरा ये सुनकर उसको शांत करने की कोशिश करता है और वो आगे कहते हैं कि हमने हर जगह ढूंढने की कोशिश करी जहाँ पर हमें ऐसा लगा था कि तुम वहाँ पर होगे, ये जानने से पहले ही कि मैं एक बॉस बन गया और सभी लोगों का भाई बॉस। अब देखो यहाँ पर किस तरीके से आंसू बहा रहा है, ये कितना ज्यादा पैथेटिक है। जिसके बाद वो सूअर से कहते हैं क्या तुम उस इंसान को जो कि ऊपर है उसे नीचे लेके आ सकते हो? जो हंचमैन था वो काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि फैमिली हेड इनने अपनी सारी जिंदगी खून की बारिश के अंदर जी है पर मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं कभी भी ऐसी कोई चीज विटनेस कर पाऊंगा। इसलिए वो परेशान होते हुए कहता है कि डैम इट, मैंने यहाँ पर फैमिली हेड को ऐसे किसी इंसान के साथ देख लिया है, ऐसे किसी स्टेट के अंदर जहाँ पर वो किसी को चेरिश और ऑनर कर रहे हो। इसलिए वो वहाँ से निकलते हुए कहता है कि बस जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से निकलना होगा उससे पहले कि कोई मुझे मार डाले। पर वो जैसे ही आगे बढ़ता है नीचे से एक हाथ आता है जो कि उसके पैर को पकड़ लेता है और सोरा हंसते हुए उसके पास आकर कहता है कि डैड तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जिसके बाद अब सोरा और वो तीनों ही वहाँ पर बैठे हुए थे। सोरा के फादर गुस्से में कहते हैं कि जितने भी गार्ड्स हैं उन सभी में तुम्हारी जबान सबसे ज्यादा बेकार है। सोरा कहता है पर अगर ये चीजें यहाँ से बाहर गई तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। यहाँ पर उसके फादर और उन दोनों की टोन एक जैसी लग रही थी जिसकी वजह से वो घबरा गया था। वो कहता है कि मैं चीज का वादा करता हूँ कि एक भी शब्द यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और वो लोग घूर घूर कर उसकी तरफ ही देख रहे थे और वो परेशान होते हुए कहता है कि चीज के अंदर तो कोई भी डाउट नहीं है कि ये दोनों डेफिनेटली फादर एंड सन है। सोरा की माँ उससे कहती है कि ठीक है अब उससे ज्यादा परेशान करना बंद करो। ये देखकर वो गार्ड बड़े प्यार से उसकी तरफ देखने लगता है पर तभी वो कहती है कि याद रखना एक भी शब्द बाहर नहीं जाना चाहिए। तो वो भी परेशान होते हुए कहता है कि ठीक है। और सोरा के फादर उसकी माँ से कहते हैं कि मैं यहाँ पर काफी खुश हूँ कि इसने यहाँ पर मेरे पादने की या फिर नींद में खराटे लेने के बारे में नहीं कहा। तो उसकी माँ ही गुस्से में कहती है और तुम खुद ही यहाँ पर चीजों को सामने लेकर आ गए। और सोरा उन लोगों को इस तरीके से करता हुआ देखकर कहता है कि सच में ऐसा लगता है कि अब मैं अभी से बाहर आ चुका हूँ, आखिरकार अब मैं घर के अंदर हूँ। इसके बाद वो वहाँ पर किसी को नोटिस करता है और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर वही कल्ली वाला आदमी आ गया था जो कि कहता है कि बॉस। वहाँ पर एक व्हाइट हेयर वाला लड़का है जो कि आपको ढूंढ रहा है और वहाँ पर और भी कई सारे गुंडे थे जो कि उस कर्ली हेयर वाले के साथ थे। सोरा कहता है कि सफेद वाला लड़का, क्या तुम यहाँ पे मेरे बारे में बात कर रहे हो? वो लड़का सोरा को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से घबराते हुए कहता है कि हाँ ये वही है और भले ही तुम कितने ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो पर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो तुम जरूर यहाँ पर हार जाओगे। पर ये सब कहते हुए बेचारे के पैर यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से कपकपा रहे थे। और वो आगे कहता है कि तुम यहाँ पर हमारे बॉस के साथ कुछ करने के लिए आए हो ना, तुम जरूर टाइगर रोड से हो। पर सोरा उसके कपकपाते हुए पैरों को देखकर जल्दी से उसके पास जाकर उसके पैरों को पकड़ लेता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और घबरा रहा था। जिसके बाद वो खड़ा होता है और अपनी डरावनी सी आंखों के साथ उसकी तरफ देखता है। तो लड़का ये देखकर बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था। जिसके बाद सुओ कहता है कि डैड क्यों ना आप अपने लोगों के साथ मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए। तो सोरा के फादर सभी को बताते हैं कि ये मेरा लड़का है जो कि 5 साल पहले यहाँ पर गायब हो गया था पर आखिरकार अब वापस आ गया और जो उसकी लेवल है। ये बोलकर वो कंफ्यूज हो जाता है और हैरानी के साथ कहता है कि रुक जाओ पर मुझे तो इसके लेवल के बारे में कुछ भी नहीं पता। पर तभी सुओ उन लोगों को बताता है कि मेरे पास कोई भी सिस्टम नहीं है। ये सुनने के बाद सभी लोग और भी ज्यादा शॉक हो गए थे और वो लोग बातें करना चालू करते हैं कि बिना सिस्टम के ये 5 साल से फॉलिंग जोन के अंदर सर्वाइव कर रहा था पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और वो कर्ली वाला आदमी कहता है अगर तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है इसका मतलब इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करते हो पर तुम लेवल 10 को भी पास नहीं कर पाओगे। तो दूसरे लोग कर्ली बालों वाले लड़के पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या बकवास है, तुमने तो कहा था कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर ये तो एक बिगिनर है जिसके पास कोई सिस्टम तक नहीं है। तो वो हंसते हुए कहता है कि जरूर मुझसे किसी तरीके की कोई गड़बड़ हो गई होगी। पर उसे अच्छी तरीके से याद था कि सो किस तरीके से वहाँ पर ट्रक से टकरा गया था और एक खरोच तक नहीं आई थी। इसलिए वो कहता है कि ये सच है कि ये बिगिनर है पर इस इम्पैक्ट की वजह से इसको यहाँ पर थोड़ी बहुत चोट लगनी ही चाहिए थी। सो उनके परेशान से चेहरों को देखने के बाद उन लोगों से कहता है कि क्यों न तुम अपने सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए मेरे लेवल को चेक
चेक करने की कोशिश करो। ये सुनने के बाद वो लड़का कंफ्यूज था और वो उससे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी सिस्टम नहीं है तो तुम्हें ऑब्वियसली बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। और वो बताता है कि अगर तुम्हारे पास सिस्टम है तो तुम उन मॉन्स्टर्स के लेवल्स को चेक कर सकते हो, पर तुम दूसरों के लेवल्स बिना किसी इंस्पेक्शन स्किल के चेक नहीं कर सकते। और जो इंस्पेक्टिंग स्किल है वो काफी रेयर होता है, ज्यादातर हंटर्स के पास नहीं होता। पर वो लड़का बताता है कि पर ये स्किल बॉस के पास है। सो वो कहता है इसका मतलब डैड जरा चेक कर बताइए। और साथ ही वो सोचता है कि मैं भी यही इच्छा कर रहा हूँ कि मुझे भी अभी इसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सके। जिसके बाद वो लोग चेक करने की कोशिश करते हैं और जिसके डैड थे वो उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे। सो अपनी मॉम से पूछता है कि आप भी इस चीज को चेक नहीं करना चाहती, तो वो कहती है कि इसके बजाय मैं तो बस तुम्हारे यहाँ पे साइड में बैठना चाहती हूँ। और तभी उसे आवाज आती है कि मुझे पहले से ही ऐसा लगा था। वो लोग कंफ्यूज होते हुए कहते हैं कि क्या हुआ बताइए। और सो के फादर बताते हैं कि ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि आखिर में कितनी भी कोशिश करता हूँ पर जो रिजल्ट है वो हर बार सेम आता है। मैं तुम्हारी कोई भी इन्फॉर्मेशन चेक नहीं कर पा रहा और यहाँ पर इसके केवल दो पॉसिबल रीजन ही हो सकते हैं। इसका मतलब ये है या तो सो के पास कोई सिस्टम नहीं है इस वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर जो इसके लेवल्स है वो कुछ जगह से ज्यादा ही हाई हैं जिस वजह से मैं इसको चेक ही नहीं कर पा रहा। पर मैं सिस्टम के अंदर जब भी चेक करता हूँ तो जो सोरा का नाम है वो वहाँ पर चेक हो रहा है, भले ही सोरा के पास कोई भी सिस्टम ना हो उसके बाद भी। और इसके अलावा सोरा ने वहाँ पर 5 सालों तक अकेले ही सर्वाइव किया है। वो अब तक वहाँ पर मारा जा चुका होता अगर वो कोई बिगनर होता। इसका मतलब तो यही है सोरा कि जो तुम्हारे लेवल्स है वो मेरे प्रिस्क्रिप्शन से काफी ज्यादा है। और इसलिए वो सोरा से पूछते हैं कि आखिर उन 5 सालों में तुमने वहाँ पर क्या क्या किया था। पर सोरा की माँ उन्हें टोकते हुए कहती है कि सब के बजाय क्या हम लोगों को यहाँ पर खुश नहीं होना चाहिए कि हमारा सोरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़का है। और वो उसके पास आकर उसे चेयर करते हुए कहती है कि तुम्हें सच में यहाँ पर आने के लिए काफी ज्यादा चीजों से गुजर कर आना हुआ होगा। सोरा इस तरीके से अपनी माँ को ट्रीट करता हुआ देखकर काफी ज्यादा इमोशनल सा हो जाता है और वो अपने हर एक पल को याद करता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा टॉर्चर हुआ था और उसे काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करा था, जिस वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो गले लगते हुए कहता है कि पर अब ये सारी चीजें ठीक है, मैं वापस आ चुका हूँ, इसलिए प्लीज मत रोइए। और यहाँ पर उसकी माँ की आंखों में भी आंसू थे और उन्हें इस तरीके से देखकर उसकी डैड की आंखों में भी आंसू आ गए थे। जिसके बाद वो सभी लोगों से कहता तो चलो ठीक है अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और वो उन्हें बाहर ले जाते हुए कहते हैं कि चलो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। एक माँ और एक बच्चा काफी लंबे समय के बाद एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। जिसके बाद वो बाहर जाकर गेट को लगा देते हैं और उसे कहते हैं कि पर इस सब के अलावा जीरो का क्या हुआ, 2 घंटे हो चुके हैं पर अभी तक वो यहाँ पर वापस नहीं आया। जिसके बाद सोरा और उसकी माँ वहाँ पर बैठे हुए थे, वहाँ पर वो अपने भाई के बारे में पूछता है और कहता है कि प्लीज मुझसे ऐसा मत कहना। तो वो कहती है कि नहीं वो पूछते से ठीक है, पर वो मिलिट्री के अंदर है ना तो वो ज्यादातर घर नहीं आता। और अब क्योंकि तुम यहाँ पर वापस आ गए हो तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं उसे कॉल करूँ? वो फ्रंट लाइन में हमेशा ही लड़ता रहता है, लगभग जैसे कि वो वहाँ पर तुम्हारा बदला लेने की कोशिश कर रहा हो। तो सोरा भी अपने भाई को देखकर कहता है कि काफी लंबा समय हो गया जब से मैंने उसे नहीं देखा है। और सो कहता है कि मॉम क्या आपकी भी यहाँ पे एक हाई रैंकिंग पोजीशन है? तो वो बताती हैं कि जो मेरा स्टेटस है वो कहती है कि हाँ, पर सभी लोग जो कि मेरी बातों पर इतना ज्यादा यकीन करते हैं इस वजह से क्योंकि मैं एक सेलेस्टियल हूँ और इसके अलावा मैं एक हीलर हूँ जिसके पास काफी सारी हीलिंग एबिलिटीज हैं और मैं सबसे ज्यादा ग्रेट सपोर्ट के लिए केपेबल हूँ और इसके अलावा मैं यहाँ पर प्रोफेसी भी कर सकती हूँ। सोरा ये सुनकर शॉक होते हुए कहता है कि आप एक सेलेस्टियल हैं, तो क्या आप ये देख सकती है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? तो वो कहती है कि नहीं, मेरे पास कोई इस तरीके की एबिलिटी नहीं है। वो कहता है अगर ऐसा है तो आपको कैसे पता था कि मैं यहाँ पर आऊंगा? तो वो कहती है कि मैंने अपनी प्रोफेसी वाली एबिलिटी के साथ कहा था कि तुम जरूर आओगे क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन तुम जरूर आओगे। और दूसरी तरफ अब आधी रात को गेट खटखटाते हैं, तभी एक आदमी गेट खोलते हुए कहता है कि कौन है? और वो लोग देखते हैं कि एक आदमी जिसके माथे के ऊपर क्रॉस बना हुआ था वो अंदर आता है और सभी लोग उसे वाइस कैप्टन कहते हैं। अब जैसे ही वो अंदर आता है तो सोरा के फादर उसका वेलकम करते हैं और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये यूनाइटेड गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट है जिसका नाम जीरो है। सोरा के फादर उससे कहते हैं कि हे, अगर तुम इतना लंबा मुंह लटका कर क्यों आए हो? क्या वहाँ पर कुछ हुआ है? मैंने किसी से सुना था कि इस सब के पीछे कोई और छुपा हुआ है, क्या आखिर उनको इसके बारे में कुछ पता चला? जीरो बताता है कि जो टाइगर रोड्स है असल में वही आर्मी से रिलेटेड है, जैसा कि आपको शक हो रहा था। हम लोग वैसे भी आर्मी के लिए किसी मॉन्स्टर की तरह ही हैं और वो आदमी जो कि नोटबुक लेकर आया है वो इंस्पेक्शन करने के लिए निकला है और वो इन सब चीजों की इंस्पेक्शन कर रहा है। हम एक लंबे से चेहरे वाले आदमी को दिखाते हैं जो कि कहता है कि नहीं, ये कुछ जगह से ज्यादा ही खतरनाक है, इस चीज का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर सके। और जीरो आगे बताता है और उसने वहाँ पर बहाने बनाकर हम लोगों को आधे पॉइंट दिए हैं और उसके बॉस को फुल अमाउंट रिपोर्ट किया है और इसके अलावा हम लोगों ने ये भी चेक किया है कि उसके जितने भी साथी है वो सभी टाइगर रोड से हैं। सोरा के फादर ये सुनकर कहते हैं तो अच्छा, वहाँ पर ये सब हो रहा है। और वो सोचता है कि अगर टाइगर रोड को यहाँ पर न्यूट्रल होना चाहिए था, पर अगर वो यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहा है तो जरूर इस सब के पीछे और भी कई सारी चीजें होंगी। इसलिए वो उनसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर इस तरीके से बैठकर आराम नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूचर में टावर के ऊपर भी इससे इफेक्ट पड़ेगा। पर वो उससे कहता है कि अभी के लिए चीज से फर्क नहीं पड़ता, बस अच्छा खाओ और आराम करो, मैं टाइगर रोड का सिर बाद में खत्म करूंगा। और यही हमारी स्ट्रेटेजी है जो कि आगे निकलेगी। हम उन्हें दिखा देंगे कि जो यूनाइटेड गिल्ड है वो बिल्कुल भी नहीं डरता। और वो अपनी तलवार को समन करते हुए अपने पास निकाल
कर रख लेता है। दूसरी तरफ सोरा को इस सब के बारे में पता चल गया था। वो कहता है कि टाइगर रोड्स इस ब्लैक शार्क का काफी ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि इसकी वजह से जो मेरी एबिलिटीज है वो पहले से ओवर ड्राइव हो रही है। बस यहाँ पर केवल मेरी स्ट्रेंथ ही नहीं, जो मेरे सेंसेस है वो भी पहले से काफी ज्यादा शार्प हो चुके हैं, जिसकी वजह से मैं दूर की आवाजों को भी क्लियरली सुन पा रहा हूँ। और जानकर ऐसा लगता है कि जो डैड है और जितने भी रॉबर्स हैं वो सब भी टाइगर रोड से काफी ज्यादा परेशान है, और इसी वजह से डैड उन लोगों से नेगोशिएट करने के लिए जा रहे हैं। पर मुझे इसकी वजह से उनकी थोड़ी सी चिंता हो रही है, और ये सोचकर वो खड़ा होकर गेट खोलता है। तभी उसका ध्यान अपने फादर की तरफ जाता है और वो उन लोगों से कहता है कि डैड, मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। ये देखकर वो कर्ली हेयर वाला सोचता है कि ये यहाँ पर इस मैच के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करने के बारे में सोच रहा है। लगता है कि यही मेरा चांस है जहाँ पर मैं इसकी ट्रू स्ट्रेंथ देख पाऊंगा। पर जो जीरो था वो ये देखकर कंफ्यूज था, और वो सोरा के फादर से पूछता है कि आखिर ये कौन है। तो वो कहते हैं कि चलो मैं इसको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये मेरा लड़का है सोरा, जो कि 5 सालों से फॉलन जोन के अंदर मिसिंग था। अब वो लौट कर वापस आया है। जीरो ये सुनकर कहता है कि 5 सालों से वो फॉलन जोन के अंदर, और ये खुद से यहाँ पर आ गया, आखिर इसकी लेवल क्या है। तो वो जीरो को बताते हैं कि असल में जो सोरा है उसके पास कोई भी सिस्टम नहीं है। ये सुनकर जीरो कहता है अच्छा, इसका मतलब कि ये एक नॉर्मल इंसान है। साथ ही वो सोचता है कि बिना सिस्टम के तुम तो बस एक डेड मीट की तरह हो। अगर तुम किसी भी शेल्टर के अंदर जाते हो तो तुम 3 दिन से ज्यादा कहीं पर भी नहीं जी सकते। पर ये चीज पूरी तरह नामुमकिन भी नहीं है एलिट स्टेट और सर्वाइवल स्किल्स के साथ। पर बिना किसी जॉब स्किल के तुम बस एक डेड वेट की तरह रहोगे। ये ऐसी चीजें उजाले में आना चालू होंगी। इसलिए जीरो हंसते हुए कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा कमाल की न्यूज है। पर वो सोरा से कहता है अभी अभी तुम यहाँ पर वापस आए हो तो तुम काफी ज्यादा थक गए होगे, तो क्यों ना तुम्हें भी यहाँ पर आराम करना चाहिए। मैंने सही कहा ना बॉस। तो सोरा के फादर यहाँ पर पॉइंट को समझते हैं और कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। इसलिए वो सोरा से कहते हैं कि सोरा तुम्हें यहाँ पर अपनी मॉम के साथ ही घर पर रुकना चाहिए। तो उसकी माँ भी कहती है कि सच में ये तो काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है, क्योंकि अभी तक मैंने तो इसको यहाँ पर हमारा पूरा घर तक नहीं दिखाया। और सोरा सोचता है कि उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर लड़ाई में उनके कोई भी काम नहीं आऊंगा। मुझे लगता है कि मुझे उन लोगों से यही उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग यहाँ पर सिस्टम को पजेस करे हुए हैं उन लोगों के लिए तो मैं तो बस एक नॉर्मल सा इंसान हूँ। और अगर सोचा जाए तो मैं सही तरीके से शेल्टर की फुल पिक्चर को भी नहीं देखा है। अगर सच में यहाँ पर कोई एक ऐसा मॉन्स्टर होता है जैसा कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे रियल पावर्स को यहाँ पर छुपा कर रखना होगा, जिससे मैं अपने पेरेंट्स को इस सब के अंदर बीच में ना घसीट लूं। और यही सब सोचते हुए सोरा अपने फादर से कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है। और वो कर्ली वालों वाला लड़का सोचता है कि अरे यार, मैंने यहाँ पर उसकी पावर्स को देखने का चांस भी खो दिया। और उसके फादर अपने लोगों से कहते हैं तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, और सभी लोग कहते हैं कि ठीक है। जिसके बाद वो अपने लोगों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। सोरा अपनी माँ के साथ खड़ा हुआ था, जब उसकी माँ कहती है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बस तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता करते हैं, और वैसे भी हम लोग काफी लंबे समय के बाद फिर से एक साथ हुए हैं, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि तुम्हें किसी तरीके के खतरे के अंदर डाल दिया जाए। सोरा अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, तो वो कहती है कि तुम इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। मैं हमेशा अपने विजन का इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर देख लेती हूँ, और मैं तुम्हें ये कह सकती हूँ कि वो सेफ एंड साउंड यहाँ पर वापस आ जाएंगे। और जिस तरीके से वो उसे ट्रीट कर रही थी, तो उनका हाथ झटकारते हुए कहता है कि ठीक है, अब मैं बिल्कुल भी छोटा बच्चा नहीं हूँ। साथ ही वो सोचता है कि ये सच है कि यहाँ पर मॉम अपने प्रोफेसी का इस्तेमाल करते हुए आगे आने वाले खतरों को देख लेती होंगी। पर जो टाइगर रोर है वो मिलिट्री से जुड़ चुका है, इस वजह से अब डैड को बार बार ऐसा लगता है कि उनसे जाकर निपटना होगा। सो अपनी माँ से पूछता है कि आखिर शेल्टर की अभी सिचुएशन किस तरीके की है, और अगर जो टाइगर रोर्स हैं आखिर उनके साथ हमारे बैड टर्म्स क्यों चल रहे हैं। तो वो बताती है कि जजमेंट डे के बाद से ही एक गिल्ड फाउंड हुआ जो कि अवेकनर से बनाया था, जिसके बाद उन्हें मिलिट्री को ज्वाइन किया जिससे वो शेल्टर्स को मैनेज कर सके। उसके बाद तुम्हारे फादर ने यहाँ पर आकर यूनाइटेड गिल्ड को बनाया, जिससे उन्हें अपने आप को मिलिट्री से कॉर्पोरेट करवाया इस एविकेशन शेल्टर 6 के अंदर, जिससे वो लोग यहाँ पर तुम्हें ढूंढ सकें। और यूनाइटेड गिल्ड धीरे धीरे करके इतना ज्यादा बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि सभी लोग अपनी फैमिली वालों को ढूंढने के लिए इसके अंदर ज्वाइन होते गए। जिसके बाद यूनाइटेड गिल्ड बाकी सारी चीजों के ऊपर ऑर्डर करने लगा, और जितने स्कैवेंजिंग सपोर्ट्स हैं और जितने मॉन्स्टर्स हैं उन सभी को भी फील्ड से खत्म करने लगा। और दूसरी तरफ मिलिट्री केवल ब्रीच पर और जो टावर रेड्स उनके ऊपर ध्यान देता है। और वो एक काफी ज्यादा अच्छे इंसान है, जिस वजह से वो कभी भी ब्रीच पर अपने खुद के लोगों को नहीं भेजना चाहते। और इसी तरीके से हम लोग पिछले 4 सालों से यहाँ पर पीस को मैनेज कर रखे हुए हैं। कुछ ही महीनों से जो टाइगर रोर है वो एक काफी ज्यादा बड़ा गिल्ड है जो कि एविकेशन शेल्टर 4 से यहाँ पर आया है और अपना ब्रांच सेट करना चाहता है। और उसके बाद से ही हम दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो बिल्कुल भी नहीं रुक रही हैं। सो वो पूछता है कि जो मिलिट्री है वो चीज के अंदर इंटरफेयर नहीं कर रही। वो बताती है क्योंकि जो दुश्मन है वो काफी ज्यादा तेजी से ताकतवर होता जा रहा है, जिस वजह से आर्मी भी यहाँ पर ज्यादा देर तक उनको होल्ड बैक नहीं कर पा रही। जो टाइगर रोर है उन्होंने टावर को भी क्लियर किया है, और जिनकी स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है, जिस वजह से मिलिट्री के पास भी उन्हें यहाँ पर अंदर आने देने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं है। और जो टावर राइडिंग की इन्फॉर्मेशन होती है वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल होती है, जिस वजह से मिलिट्री भी इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो टाइगर रोर के जितने भी अवेकन्स है उन्हें टावर की डेटी ने चूज किया है, और जैसे डीटी ने चूज किया है वो टाइगर रोर्स का असल में रियल ट्रम्प कार्ड है। सो वो पूछता है कि टावर डीटी, तो वो बताती है कि असल में वो टावर के लॉर्ड्स होते हैं, और जो उनकी पावर होती है वो किसी भगवान के बराबर होती है। हम जैसे इंसान
इंसानों के लिए अगर तुम किसी भी डीटी के ट्रायल को यहाँ पर पास कर लेते हो तो तुम एक एयरसा बन जाते हो, जिसके बाद वो अपनी डिवाइन पावर्स तुम्हारे साथ शेयर करने लगते हैं और वो टावर के बाहर गॉड्स मैसेंजर के नाम से कंसिडर किए जाते हैं और वो टावर के अंदर एक गार्डियन की तरह होते हैं। और जो टाइगर रोड्स है असल में उसी के पास सबसे ज्यादा एयरसाज हैं और क्योंकि जो एयरसा की पावर्स होती है वो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, इस वजह से टाइगर रोड धीरे धीरे कर आसपास के जितने भी गिल्ड्स है उन्हें बिना किसी समय लगाए बर्बाद करता जा रहा है। पर जो तुम्हारे फादर का गिल्ड है उसे लोग सबसे ज्यादा पसंद तो करते हैं, पर अब तक उन लोगों ने किसी भी सिंगल टावर को क्लियर नहीं किया। इसी वजह से हम लोग अकेले रह गए हैं यूनियन के अंदर, जहाँ पर बिना किसी एयरसा के हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। सो ये सब जानकर कहता है कि सच में यहाँ की सिचुएशन तो काफी ज्यादा बुरी है। और सो पूछता है कि रुक जाओ, अगर जितने भी लोग हैं वो सब यूनाइटेड गिल्ड को काफी ज्यादा पसंद करते हैं तो आखिर वो लोग याकुजा ग्रुप की तरह बिहेव क्यों करते हैं। ये सुनकर उसकी माँ मुस्कुराते हुए कहती है कि ये तो बस मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। और उसको इस तरीके से देखकर सोरा भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। जिसके बाद वो बाथरूम का गेट खोलते हुए कहती है कि अब इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, सभी लोग काफी ज्यादा खुश है और सभी के अंदर एनर्जी भरी हुई है। चलो अब तुम काफी ज्यादा थक गए होगे, मैंने सही कहा ना, अब जाकर चलो अच्छे से जाकर आराम करो और नहा लो, और अगर तुम चाहो तो मुझे बुला सकते हो अगर तुम अपनी पीठ पर साबुन लगवाना चाहो। तो ये देखकर वो घबराते हुए कहता है कि नहीं नहीं मैं खुद ही ये सब कर लूंगा। तो वो मुस्कुराते हुए कहती है कि सच में तुम तो कितने ज्यादा बड़े हो गए हो। अब सोरा अकेला हो गया था, जिसके बाद वो अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए पूरी जगह पर चेक करता है और वो ये देखकर कहता है कि बिल्कुल ये यहाँ से जा चुकी है, अब ये अकेली है। और वो खिड़की की तरफ देखकर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि सिचुएशन सच में इतनी ज्यादा खराब है। और वो खोलते हुए कहता है कि पर इस सब के बाद भी मैं मेरे फादर की कोई भी मदद नहीं कर पा रहा। जिसके बाद वो जंप करता है और बस वहाँ से निकल जाता है अपने डैड की हेल्प करने के लिए। और सोरा की माँ उसे खिड़की से देख रही थी, जहाँ पर वो कहती कि उन्होंने कहा था कि तुम आराम करो, पर सच में आजकल के बच्चे बिल्कुल भी किसी की नहीं सुनते। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि जो सोरा के फादर हैं वो सीधे टाइगर रोड गिल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं अपने यूनियन गिल्ड के मेंबर्स के साथ। और दूसरी तरफ सोरा एक बड़ी सी बिल्डिंग से उन लोगों के ऊपर नजर बनाए हुए था। वो कहता है कि सभी तो ठीक है पर बीच में काफी ज्यादा अंधेरा है, ये काफी ज्यादा अच्छा है कि मुझे ये रास्ता आसानी से मिल गया। जिसके बाद वो नीचे की तरफ देखते हुए कहता है कि वो रहे, पर उसे वो लोग धुंधले धुंधले से महसूस हो रहे थे। वो कहता है कि आखिर अचानक ही मुझे चक्कर चक्कर से महसूस क्यों हो रहे हैं, पर जब से मुझे अबिस के फ्रेगमेंट से वो स्ट्रेंथ मिली है मुझे आज तक एक बार जुकाम तक नहीं हुआ। वो अपनी आंखें मिस कर अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, पर तभी उसे एक आवाज आती है, सीड ऑफ अबिस। ये सुनकर वो शॉक होते हुए कहता है कि ये तो, और वो आवाज उससे आगे कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से भागने नहीं दूंगा। वो हैरान होते हुए आसपास देखकर कहता है कि ये आवाज तो उस इंसान की है। और वो उसे याद करते हुए कहता है कि उसने अपनी प्रेजेंस को छुपा कर रखा हुआ है, मैं उसे आसपास कहीं पर भी सेंस नहीं कर पा रहा। इसलिए वो परेशान होते हुए कहता है कि डैम इट, इसका मतलब ये है कि वो भी शेल्टर 6 के अंदर है। और फिर अचानक ही उसे और भी ज्यादा तेजी से चक्कर आना चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हैरान हो गया था। और वो कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, और उसे बस वही आवाज आ रही थी कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से भागने नहीं देने वाला, सीड ऑफ अबिस। ये सुनकर वो कहता है कि फिर से, और वो कहता है क्योंकि जो तुम्हारी सोल है उसके ऊपर मैंने निशान लगा दिया है। और अचानक ही उसे इविल सोरा का वो चेहरा अपने पास दिखाई देना चालू हो जाता है, जो कि उसके ऊपर हंस रहा था। ये देखकर सोरा कहता है कि ये रहा, और जैसे ही वो उसे हिट करने की कोशिश करता है पर अचानक ही वो वहाँ से गायब हो गया था। पर जैसे ही वो उसे हिट करने की कोशिश करता है तो ये देखकर सोरा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि जो उसका हाथ था वो उसके आर पार चला जाता है। कहता है कि ये इल्यूजन है, और वो उसे बस यही बात कर रहा था कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं देने वाला, सीड ऑफ अबिस, क्योंकि तुम्हारी सोल के ऊपर मैंने निशान लगा दिया है। सोरा कहता है क्या मेरे सोल के ऊपर मार कर दिया है, और वो हंसते हुए बस फिर से बार बार एक ही बात किए जा रहा था। और तभी कुछ लोग उसके ऊपर रोशनी करते हुए कहते हैं कि हे अगर तुम इस समय पर रात में वहाँ पर क्या कर रहे हो। सोरा कहता है कि डैम इट, मेरे ज्यादा जोर से चिल्लाने की वजह से मुझे कुछ लोगों ने नोटिस कर लिया। वो लोग कहते हैं कि जल्दी से नीचे आओ। तो वो जंप करते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो इस चीज को महसूस करता है कि जो वो इल्यूजन था वो अचानक ही वहाँ से गायब हो गया। और जैसे वो दूसरी जगह पर आता है और उसे फिर से वही आवाज सुनाई देनी चालू हो जाती है, जो कि इविल सोरा की थी। वो कहता है कि ये फिर से वापस आ गया, पर जब वो लाइट मेरे ऊपर पड़ी थी तब ये गायब हो गया था। इसका मतलब चलो इस चीज को ट्राई कर देखते हैं। जिसके बाद वो एक स्ट्रीट लाइट के नीचे आकर खड़ा हो जाता है, और जो इविल सोरा का मार्क था वो उसके ऊपर से गायब हो गया था। सोरा कहता है मुझे लगता है कि मुझे समझ में आ गया है क्या ये किस तरीके से काम करता है। अगर मैं 7 सेकंड के लिए भी अंधेरे में खड़ा हो जाता हूँ तो जो सोल मार्क है वो एक्टिवेट हो जाता है, और इसकी वजह से मुझे काफी चक्कर आना चालू हो जाते हैं। और अगर मैं अपना कंपोजर खो देता हूँ तो जो उसके डायलॉग्स है वो भी चेंज हो जाते हैं। और जैसे वो फिर से मार्क वापस उसके कंधे पर आता है तो वो काफी क्रीपी तरीके से उसकी तरफ देखकर कहता है कि चुप हो जाओ। तो उसके साइड में चल रही एक लड़की उसकी तरफ देखकर कहती है कि हे आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद वो पूरे चुप हो गया था। जिसके बाद वो आगे बढ़ना चालू करता है और कहता है अगर मैं जरा सा भी अंधेरे में चलना चालू करता हूँ तो वो बार बार मेरे दिमाग में घंटी की तरह बजना चालू हो जाता है, और थोड़ी देर में जैसे ही वो मार्क डिसअपीयर होता है तो मुझे वो दिखना भी बंद हो जाता है। पर आखिर वो वजह क्या थी जिस वजह से मैंने सुबह इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया था, और न ही घर के अंदर। क्या वो सनलाइट या फिर वहाँ की लाइट थी? जरूर ऐसा हो सकता है। और जैसे वो अंधेरे में जाता है वो फिर से वहाँ पर उसको दिखना चालू हो गया था, और इसलिए वो सोचता है अगर ऐसा हुआ तो शायद यहाँ पर वो इविल सोरा मेरी लोकेशन को
फाइंड कर सकता है और वो कभी भी मेरे ऊपर कोई भी सरप्राइज अटैक कर सकता है, इसलिए मैं जरा सा भी अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकता। पर सबसे पहले मुझे मेरे फादर को ढूंढना होगा। पर अभी भी उसके कान पर वो बार बार चिल्लाया जा रहा था, जिसकी वजह से वो गुस्से में पैर पटकते हुए कहता है कि चुप हो जाओ। और उसके आसपास घूम रहे लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई पागल हो। जिसके बाद वो सड़कों पर ऐसे ही घूम रहा था जहाँ पे एक लाइट पड़ती है और वो कहता है कि लाइट पड़ते ही वो यहाँ से गायब हो गया। और जैसा कि मॉम ने कहा था कि जो यूनाइटेड गिल्ड है अब वो मिलिट्री की किसी भी काम की नहीं रही है, इसका मतलब तो यही है कि डैड एक काफी ज्यादा बड़े खतरे में आ सकते हैं। और मुझे इसके बारे में भी नहीं पता क्या कि शेल्टर के अंदर और कितने ताकतवर लोग छुपे हुए हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि जो टाइगर रोर के मिलिट्री एलाइज हैं वो यहाँ पे तो ज्यादा शांति से बैठे और यहाँ पर उनके पास एक काफी ज्यादा बड़ा मौका है कि वो यूनाइटेड गिल्ड को तबाह कर सकें। और अगर सच में ऐसा कुछ होता है तो मैं यहाँ पर अपने मॉम और डैड की रक्षा करूंगा, भले इसके लिए मुझे यहाँ पर हर एक को क्यों ना मानना पड़ जाए। और यही सब सोचते हुए एक जगह पर जाकर रुक जाता है और कहता है कि हम लोग सच में फिर से उन्हीं पीसफुल दिनों के अंदर नहीं जा सकते जो कि पहले हुआ करते थे। तभी वो इस चीज को नोटिस करता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है। वो कहता है लगता है कि मैं उस जगह पर पहुंच गया हूँ जहाँ पर वो लोग आ रहे थे। पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर डैड किस तरीके के डिसीजन लेते हैं, क्योंकि डैड पहले कहा करते थे कि कभी भी कोई लड़ाई होती है तो जो वायलेंस होता है वो एक आखिरी रिसोर्ट होता है। इसलिए उसे पता था कि जो उसके डैड है वो लड़ाई से काफी ज्यादा दूर रहेंगे, इसलिए वो सोचता है कि वो आखिरी मूवमेंट तक यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। पर जैसे वो चीज को नोटिस करता है तो वो शॉक हो जाता है। सभी लोग खिलखिला कर कहते थे हाँ अब लगता है ये चीज शुरू होने वाली है। वो कहते कि हाँ बिल्कुल अब ये चीज शुरू होने वाली है। काफी लंबा समय हो गया जब से बॉस ने अपनी तलवार को बाहर निकाला हो। पिछली बार जब उन्होंने अपनी तलवार निकाली थी तो लगभग उन्होंने अपने दुश्मन के ऊपर 20 मीटर के निशान को छोड़ दिया था। और सुओ के फादर जब अपनी तलवार को बाहर निकालना चालू करते हैं तो उसके अंदर से बिजली निकलना चालू होती है एक अलग एनर्जी के साथ। उसकी आंखें भी यहाँ पर चपकना चालू हो गई थी, जिसके बाद वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था जब उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो चिल्लाते हुए कहता है कि टोशिहिडा बाहर आओ और आकर मेरा सामना करो। और अपनी तलवार को बाहर निकाल कर उसे एक वेव छोड़ता है जो कि सामने की दीवार पर जाकर काफी ज्यादा बुरी तरीके से उसके ऊपर क्रैक दे मारती है, जिसकी वजह से सामने की दीवार पूरी तरह चकनाचूर सी हो गई थी। सभी लोग ये देख उसको चेयर करना चालू कर देते हैं और सो ये देख बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। उस 20 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर पूरे में स्क्रैच आ जाते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, लगभग वो आधी तबाह हो चुकी थी। जिसके बाद सुओ के फादर अपनी तलवार को फिर से अपने पास रख लेते हैं और दूसरी तरफ एक गार्ड के ऊपर सुओ अपना हाथ रखता है और उसे कहता है कि हे, और वो कहता है कि डैड मेरा मतलब जो बॉस है क्या वो हमेशा इस तरीके से रहते हैं। तो वो कहता है क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता कि जो हमारे बॉस है वो फाइट के अंदर काफी ज्यादा तेजी से आ जाते हैं कि पर उन्हें ये नहीं कहा था कि जो वायलेंस होता है वो लास्ट रिसोर्ट होता है। तो दूसरा गार्ड कहता है कि हाँ पहले वो ये चीज कहा करते थे क्योंकि पहले उन्हें ऐसा लगता था कि जो मिलिट्री है वो सारी चीजों को ठीक कर देगी, पर उसके बाद से ऐसी कई सारी चीजें हुई हैं और मिलिट्री के लिए जब तक हंटर्स अपने काम करते रहे और सिविलियंस भूखे ना हो और किसी की मौत ना हो तब तक किसी भी तरीके की किसी लड़ाई में वो कुछ भी नहीं कहते। इसी वजह से अपने मुक्के के साथ चीजों को खत्म करना काफी ज्यादा जल्दी होता है। इसलिए अगर तुम यहाँ पर जीत गए तो यहाँ पर तुमसे बोलने वाला कोई भी नहीं होगा और अगर तुम यहाँ पर हार जाते हो तो बात करना वैसे भी किसी काम नहीं आने वाली। यानी बेसिकली पहले मारो और उसके बाद बात करना चालू करो। सो ये देखकर सोचता है जैसा कि मैंने उस मॉन्क को देखा था, मुझे ऐसा लगा था कि जितने भी स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो किसी भी तरीके की दिक्कत को खड़ा करने से काफी ज्यादा पीछे रहते हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत समझ लिया था, या फिर यहाँ पर ऐसा मतलब है कि अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर है जैसे कि डैड के पास है तो तुम यहाँ पर जाकर पूरे तबाही मचा सकते हो। और या फिर उसने अपनी आंखों पर पट्टी ऐसी किसी चीज की वजह से बांध ली थी। पर दूसरी तरफ वही मॉन्क एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर एरिया एक्स के अंदर जहाँ पर वो 90 का मॉन्स्टर मरा हुआ था वहाँ पर देख रहा था। और यहाँ पर हमें इसका नाम पता चलता है, इसका नाम यूकियो है और ये लेवल 75 का एक आर्चर है और वो अपने स्किल किन आई को एक्टिवेट करता है। वो उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा करीब से देख पा रहा था। वो सोचता है कि एक 90 लेवल का बॉस जिसे इस तरीके से मारा है जैसे कि इसके 2 टुकड़े कर दिए गए हों, पर यहाँ पर किसी भी तरीके का जलने का या फिर कोई हैवी वेपनरी का इस्तेमाल करने का कोई भी निशान नहीं है। इसलिए वो फिर से अपनी पट्टी को बांधता है जिसकी वजह से अब उसकी लेवल 45 पर आ गई थी और वो एक मॉन्क बन गया था। वो कहता है सच में ये तो कितना ज्यादा डरावना है कि आखिर, और वो आगे कहता है कि सच में ये कितना ज्यादा स्कैरी है कि बाहर कितने सारे स्ट्रॉन्ग लोग हैं, इसलिए मुझे काफी ज्यादा कॉशियस के साथ एक्ट करना चाहिए। और दूसरी तरफ उस बिल्डिंग की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और हमें किसी को चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं जो कि कहता है कि मोकोजिमा तुम कमीने कहीं के, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि चीजें बिल्कुल वैसी हैं जैसे कि एविकेशन शेल्टर जब शुरुआत में शुरू हुआ था। तो सोरा के डैड गुस्से में कहते हैं कि हाँ चीजें पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी हैं, जब से तुम्हारे जैसा कमीना यहाँ पर अपीयर हुआ है। मुझे तो तुम्हें तब यहाँ पर मार देना चाहिए था जब तुम यहाँ पर पहली बार आए थे। तो वो कहता है कि क्यों न तुम अभी इस चीज को ट्राई कर देख लो, आखिर तुम्हें किस चीज का डर है। तो सोरा के फादर गुस्से में कहते हैं क्या कहा, मैं तो इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता। और जैसे वो अपनी तलवार को निकालना चालू करता है तो ये देखकर टोशिडा काफी ज्यादा डर गया था और वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मैंने उसे काफी ज्यादा प्रोवोक कर दिया है, अब जल्दी से बाहर आ जाओ, या फिर इतना भी काफी नहीं है। जिसके बाद टोशिडा उसे और भी ज्यादा प्रोवोक करते हुए कहता है कि यहाँ तक तुम अपनी तलवार तक बाहर नहीं निकाल सकते, तुम तो एक काफी ज्यादा बड़े डरपोक हो।
तुम्हारे लिए तो टाइगर रोर्स का फ्यूल बन जाना ही काफी ज्यादा अच्छा होगा, जरा सा भी इसके बारे में सोच मत लेना। पर ये देखकर सोरा के फादर काफी ज्यादा गुस्से में अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए उसके ऊपर हमला कर देते हैं और कहते हैं कि तुम कमीने कहीं के। पर जैसे वो अपनी तलवार से स्ट्राइक करते हैं, अचानक एक शील्ड आ जाती है और हमें उसके ऊपर एक एंजल जैसी फिगर को दिखाया जाता है और हमें परछाइयों में एक आदमी को दिखाते हैं जो कि कहता है कि ये यहाँ पर फंस चुका है। जिसके बाद हमें एक आदमी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है कि एक भी कदम आगे मत बढ़ाना, और वो परछाइयों से बाहर निकल कर आ जाता है और उसे यहाँ पर देख कर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और वो बाहर आते से ही कहता है कि तुम्हारे अंदर सच में काफी ज्यादा हिम्मत है कि तुम शेल्टर के अंदर इस तरीके से लड़ाई कर रहे हो, और इसका नाम ओसमू है जो कि लेवल 63 का असैसिन है। सभी लोग ओसमू को यहाँ पर देखकर शॉक हो गए थे और कहते हैं कि ये यहाँ पर टाइगर रोर्स की मदद कर रहा है, आखिर ये यहाँ पर क्यों है। सू उसको देखकर कहता है तो अच्छा कि ये वही सोल्जर है जो कि टाइगर रोर का सपोर्ट कर रहा है। क्या इत्तेफाक है? नहीं, मैं यहाँ पर कई सारे लोगों को इस बिल्डिंग के अंदर सेंस कर पा रहा हूँ। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर यहाँ पर छुपा हुआ था। और सोरा के फादर भी ये देखकर कहते हैं कि ये वही सोल्जर है जो कि टाइगर रोर को बैक सपोर्ट कर रहा है। जिसके बाद ओसमू उन लोगों से बोलता है आर्टिकल 15 टेम्परेरी शेल्टर सिक्योरिटी एक्ट, शेल्टर के अंदर किसी भी तरीके के डुअल करना पूरे से फॉरबिडन है। जो भी ऐसा करेगा उसे यहाँ पर 15 दिन की यहाँ पर सजा दी जाएगी, या फिर सेंसिटिव ऑफेंस के लिए उसे यहाँ पर सजाए मौत भी दी जा सकती है। तो बताओ क्या तुम यहाँ पर हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे या फिर नहीं। सुओ के फादर समझ जाते हैं कि अच्छा, यानी इन लोगों ने यहाँ पे पहले से ही प्लान बनाकर रखा हुआ था कि वो मुझे प्रोवोक करें, और जैसे मैं स्ट्राइक करूं तो वो लॉ का इस्तेमाल करते हुए मुझे अरेस्ट करवा दे। इसे यहाँ पर अपने करप्शन के एक्सपोज होने की जरा से भी चिंता नहीं है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये इस तरीके से मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर मैं एक बार जेल के अंदर चला जाता हूँ तो मेरी सजा को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट का बहाना बनाकर वो मुझे हमेशा के लिए वहाँ पर गायब कर दे। और अगर उन्होंने मुझे खो दिया उनके ग्रेटेस्ट एसेट को, तो जो यूनाइटेड गिल्ड है उसे टाइगर रोर गिल्ड तुरंत ही तबाह कर देगा, और बाकी सभी भी। पर आखिर जो मिलिट्री है वो इतने ज्यादा आगे जाकर बैलेंस को डिस्प्यूट क्यों कर रही है? क्या मिलिट्री के अंदर कुछ पावर स्ट्रगल है जो कि हो रहा है? कि मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, पर मैं यहाँ पर अपने क्राइम को बिल्कुल भी एडमिट नहीं कर सकता। इसलिए सोरा के फादर अपनी तलवार को अंदर रखते हुए कहते हैं कि मुझे यकीन है कि तुम्हें यहाँ पर किसी तरीके की गलती हुई है। हम लोग यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी डुअल नहीं कर रहे, और जैसा कि यूनाइटेड गिल्ड का एक सपोर्टिव होने के नाते मैं यहाँ पर बिना किसी एविडेंस के अपने क्राइम को एडमिट नहीं करने वाला। ओसामू ऊपर की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि एक सोर्ड मार्क एक क्लियर एविडेंस है। तो सोरा के फादर कहते हैं कि आखिर तुम ये किस तरीके का मजाक कर रहे हो? ये सबूत है कि हम लोग यहाँ पे एक दूसरी बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि डुअल करने का। तो वो सोरा के फादर से कहता है मुझे लगता है कि अभी भी तुम इस चीज को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हो। ये तुम्हारे ऊपर नहीं है कि तुम इस चीज को डिसाइड करो, ये मेरे ऊपर है। अगर मैंने कहा कि ये डुअल का एविडेंस है तो ये डुअल का एविडेंस है। जिस पल तुमने यहाँ पर कदम रखे थे तभी तुम यहाँ पर हार चुके थे। और हमें बिल्डिंग के ऊपर कई सारे सोल्जर्स को दिखाते हैं जो कि अपनी गन को पॉइंट करते हुए उन लोगों की तरफ ही निशाना लगाए हुए थे। ये देखकर सोरा के फादर शॉक हो जाते हैं, और वो आगे कहता है तो अब चलो अच्छे से अपनी सजा को यहाँ पर मान लो और चुपचाप से अरेस्ट हो जाओ। सभी लोग सोरा के फादर को आवाज देते हुए कहते हैं कि बॉस यहाँ पर बिल्कुल भी हार मत मानिएगा। और वो कर्ली बाल वाला कहता है कि अगर वो सच में यही चाहते हैं तो चलो उनको यही देते हैं। पर सोरा के फादर कहते हैं कि अपने आप को संभाल लो, और वो कहता है कि वो लोग भी अभी रेंज के अंदर हैं, तो वो लोग वैसे भी यहाँ पर फायर नहीं करने वाले। और सोरा के फादर परेशान होते हुए सोचते हैं और एक लेवल 63 के असैसिन को रोकना जो कि काफी ज्यादा फास्ट अपोनेंट होता है काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। पर अगर मैं टोशिडा को यहाँ पर एक हॉस्टेज बना लेता हूँ तो शायद यहाँ पे चीजें सॉल्व हो सकती हैं। इसलिए वो अपनी तलवार को बाहर निकालता है। ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, और टोशिडा अपने सोर्ड शील्ड को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मैं जरा सा भी कमजोर नहीं हूँ। साथ ही वो मुस्कुराते हुए सोचता है कि डिफेंसिव स्किल के खिलाफ एक दूसरे क्लास के स्किल को इस्तेमाल करना, बाकी तो तुम भी इनकमिंग अटैक के बारे में ज्यादा अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हो, और इस डिस्टेंस के साथ तो मैं आसानी से इसे ब्लॉक भी कर सकता हूँ। सुओ के फादर कहते हैं कि जो शील्ड शोर्ड है वो केवल शोर्ड को ही रोक सकती है, पर इसी वजह से तो वो यहाँ पे एक तलवार का सामना कर रहा है, क्योंकि वो अपने लेवल से ज्यादा के भी अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है। ये काफी ज्यादा आसानी से लेवल 96 के वॉरियर के भी अटैक को पूरे से रोक सकता है, पर एक लेवल 5 के वॉरियर का अटैक तो इसके ऊपर कोई भी काम नहीं करेगा। इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि सोरा के फादर कभी भी शील्ड को यहाँ पर तोड़ नहीं पाएंगे। और टोशिडा चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से अपनी हार मान लो। और ओसामू उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ शांति से आना चाहते हो, या फिर तुम्हें अपने साथियों के साथ ही आकर जेल में जाना है? अब ये डिसीजन तुम्हारे ऊपर है। जीरो चिल्लाते हुए अपने बॉस को आवाज देता है, और सोरा के फादर यहाँ पर काफी परेशान हो रहे थे कि आखिर उन्हें यहाँ पर क्या करना चाहिए। जिसके बाद वो अपनी तलवार को अंदर रख लेते हैं और सामने की तरफ करते हैं। सभी लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने यहाँ पर हार मान ली हो। और ओसामू भी कहता है तो आखिरकार तुमने यहाँ पर अपना डिसीजन ले लिया है। सभी लोग ये देखकर परेशान होते हुए कहते हैं कि वो हमारे यहाँ पर मजाक बना रहे हैं। क्या पहले जो स्ट्राइक करा था वो बस यहाँ पर केवल दिखाने के लिए था? तो दूसरा कहता है कि चुप हो जाओ बॉस, ये सब हमारी रक्षा करने के लिए कर रहे हैं। पर जीरो कहता है कि मुझे यहाँ पर बॉस का साइन मिला है, अगर वो यहाँ पर अपनी तलवार को उठाते हैं इसका मतलब ये है कि हम सभी को यहाँ पर हमला करने के लिए तैयार होना है, क्योंकि उन लोगों को इसके बारे में नहीं पता कि बॉस और मेरे पास एक इस तरीके का स्किल है। जिसके बाद सुओ के फादर अपनी तलवार को नीचे की
तरफ फेंक देते हैं और अचानक वो गायब हो जाती है। ये देख टोशिडा भी हैरान था कि उसकी तलवार यहाँ पर गायब हो गई, जिसके बाद अचानक ही वो टोशिडा के ऊपर जंप कर देता है। ये देख टोशिडा और वो दोनों शॉक हो गए थे और वो कहते हैं कि चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो उसकी शील्ड है वो केवल यहाँ पर तलवार के अटैक को ही ब्लॉक कर सकती है। इसलिए वो जैसे ही अपनी तलवार को फिर से समन करता है तो टोशिडा ये देखकर मुस्कुराते हुए सोचता है कि मेरी ये शील्ड 96 को भी यहाँ पर काउंट कर सकती है, तो तुम तो यहाँ पर इसका कुछ भी नहीं कर पाओगे। पर तभी जीरो यहाँ पर अपने स्पेल का इस्तेमाल करते हुए कई सारे पत्थरों को उसकी तलवार के ऊपर यहाँ पर स्टक कर देता है, जिसकी वजह से वो एक हैमर का फॉर्म ले लेती है, जिस वजह से वो एक तलवार न रहकर अब एक हैमर बन जाती है। और जैसे वो टोशिडा की शील्ड के ऊपर ऐसे घुमाता है तो वो एक ही बार में चकनाचूर हो जाती है और टोशिडा भी काफी दूर जाकर गिरा था। उसे इसकी वजह से काफी दर्द हो रहा था। वो कहता है कि ये कोई तलवार नहीं बल्कि एक हैमर बन चुका है, जिसके बाद वो फिर से अपनी तलवार को नीचे की तरफ फेंकता है। तो ओसामू ये देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे पता था कि आखिर तुम्हारा गोल क्या है, पर अगर तुमने मेरे ऊपर एक हाथ भी रखा तो यहाँ पर तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। पर तभी जीरो उससे कहता है कि रुक जाओ, और जैसे वो अपने हाथों को बंद करता है तो वहाँ पर पत्थरों से कई सारे स्पाइक्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो ओसामू था वो पीछे की तरफ रह गया था। टोशिडा अभी पीछे की तरफ भागता जा रहा था। वो कहता है कि ये पागल हो गया है, जल्दी से इसे मार दो। और जितने भी सोल्जर्स थे वो सभी जैसे उसके ऊपर फायर करना चालू करते हैं, पर तभी जीरो फिर से अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर तो उनसे बैरियर बना देता है, जिसकी वजह से उन लोगों के बीच में कोई भी नहीं आ पाता। न ही वो बुलेट्स इस तरफ आ पाती है और न ही टोशिडा पीछे की तरफ जा पाता है। तो के फादर कहते हैं कि बिल्कुल, अगर मैंने इसे यहाँ पर हिलने से रोक लिया तो हम लोग यहाँ पर रिट्रीट कर सकते हैं। और जैसे ही वो बस यहाँ पर टोशिडा को पकड़ने वाला होता है, पर अचानक ही वो उसके सामने से गायब हो गया था। ये देखकर उसके फादर भी शॉक हो गए थे और वो कंफ्यूज होते हुए कहते हैं कि क्या। दूसरी तरफ ओसामू मुस्कुराते हुए कहता है कि वो स्टोन जेल जो कि तुम्हारे दोस्त ने यहाँ पर मुझे पकड़ने के लिए बनाई थी, तो मैंने टोशिडा की टूटी हुई शील्ड के ऊपर एक लिंगरिंग मैजिक का इस्तेमाल किया, जिससे मैंने उसके ऊपर मार्क लगा दिया था, जिससे मैं उन कंडीशन से मिल सकूं जिससे मैं अपने असेशन स्किल शेडो ट्रैक का इस्तेमाल कर सकूं। और अब अपने हॉस्टेज के बिना तुम यहाँ पर हार चुके हो। और टोशिडा को उसने अपने पास बुला लिया था, जिसके बाद वो अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अब ये चीज यहीं पे खत्म होती है। सोरा के फादर ये देखकर परेशान हो गए थे और बाकी सभी लोग भी ये देखकर शॉक हो रहे थे, और जितने भी सोल्जर्स थे वो लोग भी ये देखकर सरप्राइज थे। ओसामू कंफ्यूज था। वो कहता है कि आखिर तुम लोग इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हो। और हमें दिखता है कि उन लोगों के पीछे सोरा खड़ा हुआ था, जो कि उनके कंधे पर हाथ रखे हुए कहता है कि आखिर तुम लोग किस चीज की वजह से इतना ज्यादा सरप्राइज्ड हो। ओसामू कंफ्यूज था। वो कहता है कि आखिर ये कौन है, कि यहाँ पर इसने इतना ज्यादा जल्दी बैकअप बुलवा लिया और ये मेरे जैसे किसी असैसिन के पीछे इतने ज्यादा आसानी से आ गया। मुझे नहीं पता कि आखिर ये कौन है, पर ये चीज पूरी तरह से पक्की है कि ये एक दुश्मन है और वो इंसान जो कि सबसे पहले अटैक करता है वही जीतता है। इसलिए यहाँ पर मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे इसे इस्तेमाल करना ही होगा। और वो अपने पास एक बोतल निकालता है। ये देखकर टोशिडा भी काफी शॉक होते हुए कहता है कि ये तो वो डेडली पॉइजन है जो कि टाइगर रोड ने प्रिपेयर किया है, जो कि किसी भी लेवल 90 के बॉस को भी काफी आसानी से खत्म कर सकता है। इसलिए ओसामू आगे की तरफ कूदते हुए कहता है कि लो अब मरो, और वो कई सारे डैगर्स सोरा की तरफ फेंक देता है। पर सोरा काफी ज्यादा आसानी से वहां से गायब हो गया था, पर उसके फादर को ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ होना जाए उसे। पर टोशिडा अपनी नाक बंद करे हुए कहता है कि ये कमीना अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर जितने भी लोग वो सभी यहाँ पर मारे जाएंगे। जितने भी गार्ड थे वो सभी भी इस फॉग की वजह से परेशान होने लगे थे। वो कहते हैं कि सभी लोग जल्दी से यहाँ से भागो, ये पॉइजन है। और टोशिडा भी कहता है कि मुझे ये चीज पसंद तो नहीं है, पर ऐसा लगता है कि जो मोकोजिमा का दोस्त था वो यहाँ पर मारा जा चुका है। पर तब इस फॉग के अंदर से दो हाथ आते हैं जो कि उन दोनों को यहाँ पर अपनी जगह पर पकड़ लेते हैं। ये देखकर वो शॉक था। वो कहता है क्या वो अभी भी मूव कर पा रहा है। ये पॉइजन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो किसी भी लेवल 90 के बॉस को भी खत्म कर सके। अगर ऐसा है तो मुझसे ये मत कहना, ये तो एक मॉन्स्टर है। और उसने उन दोनों डैगर्स को अपने मुंह से पकड़ लिया था। अब गाइस ये तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही फैंसी हो गया। अब उन तीनों डैगर्स को ही अपने मुंह से नीचे थूक देता है और बड़े आराम से वो तीनों के तीनों नीचे गिर गए थे। और वो उन दोनों से कहता है कि अगर तुम लोग क्या सोच रहे हो कहाँ जाने की। टोशिडा अभी भी काफी ज्यादा शौक था और वो बताता है कि अपनी जॉब के अलावा सभी प्लेयर्स के पास 5 स्टेट्स होते हैं, जिसके अंदर इंटेलिजेंस, प्रेफरेंस, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन आता है। और अगर ये इस पॉइजन को यहाँ पर विड्रॉ कर पा रहा है, इसका मतलब जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लेवल 100 प्लेयर की है। सोरा उससे कहता है कि अपने लोगों से कहो कि वो अपने वेपन्स को नीचे गिरा दें, पर ओसामू अभी भी यहाँ पर हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने शेडो स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर उसके हाथ से लटक जाता है और वहीं कहीं घूम जाता है, जिसके बाद उसने सोरा के हाथ को यहाँ पर ट्रैप कर लिया था और वो कहता है कि चुप हो जाओ। टोशिडा ये देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि अब हम लोगों के पास मौका है, और वो सोचता है कि जब तक ये यहाँ पर बिजी है मैं इसकी जॉइंट लॉक को यहाँ पर तोड़कर यहाँ से निकल जाऊंगा। तो ये देखकर जैसे ही उसके ऊपर अटैक करता है तो सोरा को गुस्सा आता है और उन दोनों को लेकर काफी तेजी से सामने की दीवार पर फेंक देता है, जहाँ पर उसके फादर खड़े हुए थे। पर उसके फादर के आसपास टकराकर वो दोनों ही वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और उसके फादर शॉक हो जाते हैं। जैसे ही वो पीछे की तरफ देखते हैं तो वो दोनों ही वहाँ पर बेढाल पड़े हुए थे। पर अचानक ओसामू फिर से उसके पीछे आ जाता है। वो कहता है कि भले ये स्ट्रॉन्ग है पर मुझे डाउट है कि मैं अपने शेडो ट्रेन्स तक भी पहुंच पाऊंगा, और वो अपने डैगर को लेकर सोरा की पीठ में धंसा देता है। पर वो चीज को नोटिस करता है कि जो उसका डैगर था वो अंदर जा ही नहीं रहा। ओसामू को काफी गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि जो उसकी बॉडी है वो आयरन से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अब वो जैसे उसको निकालने की कोशिश
कोशिश करता है तो वो कहता है कि अब मैं अपने डैगर को बाहर तक नहीं निकाल पा रहा। जिसके बाद सोरा पीछे की तरफ घूमता है और एक मुक्का उसके चेहरे पर दे मारता है, जिसकी वजह से वो गुलटानिया खाते हुए काफी दूर जाकर खड़ा हो गया था। पर इस हिट की वजह से उसकी नाक से खून आने लगा था। वो कहता है कि बस उसकी यहाँ पर एनर्जी की वजह से मुझे यहाँ पर काफी दर्द हो रहा है, मुझे अब यहाँ से भागना होगा। पर वो कुछ कर पाता उससे ही पहले सोरा फिर से उसके सामने आ गया था, जिसके बाद वो उसका मुंह पकड़कर उसे जमीन के अंदर धंसा देता है और वो इस चीज को महसूस करता है कि सोरा उसके लिए कुछ जैसे ज्यादा ही फास्ट है। जिसके बाद वो वहाँ पर बेहोश हो गया था और सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा शौक से रह गए थे। जिसके बाद सभी गार्ड जल्दी से भागते हुए अपने कमांडर की हालत देखते हैं और आसपास देखते हुए कहते हैं कि आखिर हम लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए। पर सोरा उसे अपने हाथ में पकड़े हुए उठाकर ले जा रहा था और वो अपने डैड से कहता है कि बाकी दूसरे को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अब सीधे हम लोग घर पर मिलेंगे। तो उसके फादर भी हैरान होते हुए कहते हैं कि ठीक है। जिसके बाद हमें उसके घर के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सोरा के साथ जीरो, उसकी माँ और उसके डैड भी यहाँ पर आ गए थे। जीरो पूछता है कि अभी तक उसने किसी चीज को एडमिट किया, तो सोरा के डैड कहते हैं कि नहीं, उसके मुंह पूते तो बंधे हुए हैं, पर अब इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। कम से कम हम लोगों को ये तो पता है कि जो टाइगर रोर है अगर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है तो हम लोग कुछ दिनों के लिए काफी हाई अलर्ट पर रहना होगा। और टाइगर रोर के प्लान के अलावा वो सोरा से सवाल करना चालू करते हैं कि आखिर इन 5 सालों में आखिर तुम क्या कर रहे थे। तो वो बताता है कि आप लोगों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को देखकर मुझे ये समझ में आ रहा है कि आखिर मैंने क्या किया है। और वो बताना चालू करता है कि मैं अचानक इन 5 सालों के लिए एक अजीब सी जगह पर चला गया था जहाँ पर मैं हमेशा बस मॉन्स्टर्स को ही मारा करता था। मुझे लगता है कि वो किसी तरीके का कोई टावर था जिसके अंदर मैं फंसा हुआ था। और सोरा आगे कहता है कि मैंने उन्हें सारी चीजें बताई जो कि मेरे साथ टावर के अंदर हुई थी। जिसके बाद किसी समनर की वजह से मैं फिर से यहाँ पर वापस आ पाया। उसके डैड कहते हैं कि टोटल 16 टावर्स है, पर जो तुम्हारी स्टोरी वो किसी से भी मेल नहीं खाती। वो कहता है कि ऐसा कोई अनचार्टेड टावर भी हो सकता है। तो जीरो कहता है कि अगर कोई ऐसा टावर है जो कि शेल्टर 6 के पास है तो हम लोग शायद उसे क्लियर कर सकें। सोरा के फादर उससे कहते हैं कि मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम अभी भी जिंदा हो सोरा। तो जीरो हंसते हुए कहता है कि जिंदा, वो यहाँ पर बिलियन टाइम स्ट्रॉन्गर बनकर आया है, वो भी हम लोगों से। तो उसकी माँ उसके ऊपर हाथ रखे हुए कहते हैं कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर क्या हुआ जब तक वो घर पर है। तो उसके फादर कहते हैं कि मैं कभी भी अपनी फैमिली को फिर से अलग अलग हिस्सों में नहीं होने दूंगा। तो सोरा ये देखकर कहता है कि ये दोनों भी उतने ज्यादा डरे हुए हैं जितना कि मैं डरा हुआ हूँ, तो मैं भी कभी भी उन लोगों को फिर से उस चीजों का सामना नहीं करने दूंगा जो कि इन 5 सालों में उन लोगों ने किया है। और तभी अचानक ही ऊपर से अजीब तरीके की आवाज आना चालू होती है और जो लाइट होती है वो वहाँ से गायब होने लगी थी। ये देखकर लोग कंफ्यूज थे कि आखिर अचानक यहाँ पे ब्लैकआउट क्यों हो गया। और तभी सोरा कहता है कि ये चीज काफी ज्यादा बुरी है और उसे इविल सोरा की आवाज सुनाई देती है कि मैं डेफिनेटली इस बार तुम्हें यहाँ पर पकड़ ही लूंगा। और ये कहकर वो हंसे जा रहा था और सोरा की जान हलक में आ गई थी।